होते हैं, देखो मैंने बनाया भी है, देखो हाथ में तलवार पकड़े हैं। क्या सिस्टोल, वेंट्रिकल रिलैक्स, वेंट्रिकल सिस्टोल, एट्रिया रिलैक्स। ज्यादा है डबल सर्कुलेशन, कार्डियक साइकिल जो समझ नहीं आते हैं। Guys, hope you are doing fine. Welcome back to our channel. So I am back with a new chapter from the human physiology unit, that is the body fluids in circulation. As I had posted a poll on my Telegram channel, many of you voted for this chapter, so we are starting with this chapter. इस chapter में जो आपका थ्योरी वाला पार्ट है, जो आपका कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है, वो थोड़ा ज़्यादा है, वो भी जो है दिक्कत होती है सॉल्व करने में, तो आज वो सब कवर हो जाएंगे। असर्शन रीजन भी, एनसीईआरटी के हाईलाइट्स भी, और सारे कॉन्सेप्ट्स, कार्डियक साइकिल, डबल सर्कुलेशन विद ट्रिक्स, सब कुछ आज आपको याद हो जाएगी। इस लेक्चर को करते करते ही सब कुछ याद हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्टेड। बॉडी फ्लूइड का जैसे ही नाम आता है, सबसे पहले मन में क्या आता है? छोटी मोटी चोटें तो सबको लगती हैं। जैसे ही बॉडी फ्लूइड का नाम आता है, सबसे पहले मन में आता है ब्लड। क्यों ब्लड आता है? क्योंकि सबको छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, तो उसमें कभी ब्लड निकलता है, तो पता है यार बॉडी में एक फ्लूइड होता है जिसको ब्लड कहते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी मेंशन करती है कि तो जो हमारी बॉडी है उसमें दो फ्लूइड होते हैं, एक ब्लड होता है, एक लिम्फ होता है। पहले हम ब्लड की बात करेंगे, फिर लिम्फ की बात करेंगे। तो हमारा ये है हमारा ब्लड। जो हमारा ब्लड है वो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। अगर आपने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये बात पता होगी दैट ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, जो हमारा ब्लड का फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस, नॉमेनक्लेचर को समझना। हीम मतलब होता है ब्लड, पोएसिस मतलब होता है किसी चीज का फॉर्मेशन, सो इट इज नोन एज हीमोपोएसिस। अब देखो हमारा ये ब्लड है, ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, दूसरा होता है प्लाज्मा। एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट, दूसरा होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा कंस्टिट्यूट द 55% ऑफ आवर ब्लड एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स कंस्टिट्यूट 45% ऑफ आवर ब्लड। तो ज्यादा क्या है? प्लाज्मा है। प्लाज्मा की बात करते हैं। प्लाज्मा में हमारे तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है वाटर, एक होता है मिनरल्स, एक होता है हमारा प्रोटीन्स। जो हमारा वाटर होता है, वैसे कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी 70 to 75% वाटर की बनी होती है, तो ऑफकोर्स बात है वाटर का ही परसेंटेज प्लाज्मा में भी ज़्यादा होगा। 90 to 92% हमारा क्या होता है? वाटर होता है, और 6 to 8% हमारे क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, और बाकी हमारे मिनरल्स होते हैं जो कि Na+, Ca2+, Mg2+, कार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन, और भी कुछ होते हैं जो कि होता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड लिपिड। ये ट्रांजिट स्टेज में होते हैं। ट्रांजिट स्टेज मतलब ट्रांजिएंट रहते हैं, कभी ज़्यादा हो जाएंगे तो कभी कम हो जाएंगे, एज पर द बॉडी डिमांड्स। ठीक है, तो ये हमारे ट्रांजिएंट स्टेज में होते हैं। फिर हम आते हैं प्रोटीन्स पे। प्रोटीन्स हमारे 4 टाइप के होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन जो है, देखो इसके नाम में ही आ रहा है एल्ब्यूमिन, मिनिमम है ना, ये हमारा मिनिमम अमाउंट में होता है, और मैक्सिमम अमाउंट में कौन होता है? प्रोथ्रोम्बिन होता है। कौन होता है? प्रोथ्रोम्बिन होता है। एल्ब्यूमिन का क्या काम होता है? ये हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। क्या करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। एल्ब्यूमिन ए से स्टार्ट होता है, ए इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द अल्फाबेट सीरीज। ठीक है, तो सबसे छोटा प्रोटीन कौन सा होगा? एल्ब्यूमिन होगा। सबसे छोटा प्रोटीन कौन सा होगा? एल्ब्यूमिन होगा, इजी। ठीक है, फिर आते हैं प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन हमारा लार्जेस्ट ब्लड प्रोटीन है। स्मॉलेस्ट कौन? एल्ब्यूमिन, लार्जेस्ट कौन? प्रोथ्रोम्बिन। हम आते हैं ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन पे। जो हमारा ग्लोबुलिन है, कैसे याद रखोगे? ग्लोबुलिन हमारा डिफेंस में काम आता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। कैसे याद रखोगे? ग्लोबुलिन, कभी गॉब्लिन्स देखे हैं मूवीज में? गॉब्लिन्स दिखाते हैं, गॉब्लिन्स कैसे होते हैं? कुछ ऐसे। गॉब्लिन है तो ये क्या कर रहा है? फाइट कर रहा है, इम्यूनिटी को प्रोवाइड कर रहा है। तो ग्लोबुलिन को कैसे याद रख सकते हो? गॉब्लिन से। अब गॉब्लिन भी भाई अलग अलग प्रकार के होते हैं, किसी मूवी में अलग तरीके से बनाते हैं, किसी में अलग तरीके से डिपिक्ट करते हैं, हर मूवीज में अलग अलग तरीके से गॉब्लिन्स डिपिक्ट करते हैं। तो ग्लोबुलिन हमारे होते हैं 3 टाइप के, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन। ये जो गामा ग्लोबुलिन है ना, इसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में डिटेल में हम उस चैप्टर में पढ़ते हैं जो कि आपका क्लास 12th का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, इसके बारे में डिटेल में हम वहाँ पे पढ़ते हैं। फिर हम आते हैं अपने फाइब्रिनोजन पे। फाइब्रिनोजन क्या होता है? देखो नाम से पता चल रहा है, फाइबर्स। फाइबर्स का क्या काम होता है? बांध के रखते हैं ना फाइबर्स। तो फाइब्रिनोजन इसमें मदद करता है, हमारे ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। इट इज अ प्रोटीन दैट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। और प्रोथ्रोम्बिन हमने देख ही लिया, मैक्सिमम होता है और लार्जेस्ट ब्लड प्रोटीन होता है। स्मॉलेस्ट कौन होता है? एल्ब्यूमिन। ए सबसे पहले आता है, तो ए इज द स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन।
अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में जो हमने बात करी, इसको कौन बनाता है? जो हमारे सारे प्रोटीन्स हैं, ये सारे प्रोटीन जो जो हमने पढ़े, आपके एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, सब कुछ हमारे कौन बनाता है? लिवर बनाता है। अल्फा और बीटा को भी कौन बनाता है? लिवर बनाता है। लेकिन जो हमारा गामा इम्यूनोग्लोबुलिन है, इसको कौन बनाती है? हमारी प्लाज्मा सेल्स बनाती हैं। तो ऑल प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड बाय द आर प्रोड्यूस्ड इन द लिवर एक्सेप्ट गामा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन। So this is important. Now फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या है? हमारे ब्लड सेल्स है और ब्लड प्लेटलेट्स है। प्लाज्मा वाला पार्ट जो कि हमारा 55% है वो हमने कवर कर लिया। अब हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स पे आते हैं। सिस्टमैटिकली हर एक पॉइंट आपको याद हो जाएगा। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या आते हैं? ब्लड सेल्स और ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ब्लड सेल्स को हम क्या बोलते हैं? ब्लड सेल्स में कौन से आते हैं? आरबीसी आते हैं, डब्ल्यूबीसी आते हैं। और ब्लड प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और अपनी ब्लड प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है। अब हमारे जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, जो कि हमारे डब्ल्यूबीसी होती है, हमारे सोल्जर्स ऑफ द बॉडी होते हैं। सोल्जर्स कैसे होते हैं? तैनात हो जाते हैं ना, जब जैसे ही कोई एनिमी आता है तो क्या होते हैं? वो रेडी हो जाते हैं लड़ने के लिए। वैसे डब्ल्यूबीसी भी हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन आता है, डब्ल्यूबीसी इज ऑलवेज रेडी टू फाइट विद दैट इन्फेक्शन। तो हमारे डब्ल्यूबीसी दो टाइप के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। सबसे पहले हम एरिथ्रोसाइट्स की बात करते हैं। एरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी कैसी होती है? ये बायकॉन्केव शेप की होती हैं, या फिर सर्कुलर इन शेप भी हो सकती है, राउंड या फिर बायकॉन्केव शेप। तो शेप देख लेते हैं, बायकॉन्केव और सर्कुलर शेप होती है किसमें? मैमल्स में। ये बात याद रखना, बायकॉन्केव और सर्कुलर शेप किसमें होती है? मैमल्स में। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कैमल और लेमा होते हैं, उनमें ये आपके कोर्स में नहीं है, ये इनमें बायकॉन्वेक्स शेप की होती हैं और ओवल शेप की भी होती हैं, पर ये कैमल और लेमा की बात होगी। हम यहाँ पे सिर्फ मैमल्स की बात करेंगे, एनसीईआरटी सिर्फ मैमल्स का मेंशन करती है। नंबर कितना है? 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। 5.5 मिलियन, 5 से लेकर 5.5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब तक ये प्रेजेंट होती है हमारे ब्लड में। हमारे ब्लड को देखा हो तो सबसे ज़्यादा लाल होता है ब्लड। तो ये जो आरबीसी होती है ना, ये हीमोग्लोबिन कैरी करती है, और जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो हमारा ब्लड क्या होता है? जब ब्लड निकलता है तो लाल ही तो होता है। तो ऑफकोर्स ये बात है, मैक्सिमम क्या होंगी? आरबीसी होंगी। तो आरबीसी कितनी होंगी? 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। लाइफ स्पैन कितना होता है इनका? लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का। इनका ग्रेवयार्ड क्या होता है? स्प्लीन। ग्रेवयार्ड मतलब जहाँ पे ये मर जाती हैं। मर जाती कहाँ पे मरती है? हमारी बॉडी में एक लिम्फ नोड होता है जिसको बोलते हैं स्प्लीन, वहाँ पे ये मर जाती हैं। इनके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। क्यों न्यूक्लियस नहीं होता? देखो भाई, अगर ये हमारी आरबीसी है ना, इसके अंदर एक न्यूक्लियस बनाओ तो कितनी सारी जगह हमारी न्यूक्लियस ने ले ली। इतनी सारी जगह अगर न्यूक्लियस ले लेगा तो हीमोग्लोबिन कहाँ जाएगा? तो आरबीसी क्या करती है? अपना न्यूक्लियस को निकाल देती है और किसको जगह दे देती है? हीमोग्लोबिन को जगह दे देती है। तो ये हमारा असर्शन रीजन का पॉइंट हो गया। अब हमारा आता है नो माइटोकॉन्ड्रिया। इनके पास कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। क्यों माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता? अगेन वही बात, भाई इतना सारा अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनेल्स रख लेंगी तो बाकियों को कहाँ जगह देंगे? हीमोग्लोबिन कहाँ अकोमोडेट होगा? तो इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या कराता है? हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन कराता है इसीलिए। लेकिन ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं क्योंकि इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। फिर हमारा आता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। अब ये हमारी फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? हमने क्या बोला था? ब्लड की फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? हीमोपोएसिस। हीम मतलब ब्लड, पोएसिस मतलब फॉर्मेशन। आरबीसी के फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे? एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन एरिथ्रोपोएसिस। नॉमेनक्लेचर समझ में आ गया? ठीक है। अब हमारा क्या होता है? जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती है, लॉन्ग बोन्स जैसे कि फीमर, फीमर के एंड पे रेड बोन मैरो होता है। रेड बोन मैरो में कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम टोटिपोटेंट सेल्स बोलते हैं। दीज आर द स्टेम सेल्स। इन सेल्स में इतनी कैपेबिलिटी होती है, ये बॉडी की किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकती हैं। सो दीज आर वेरी वेरी पावरफुल सेल्स। तो ये स्टेम सेल्स जो होती हैं, हमारी टोटिपोटेंट सेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं? एरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। एरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। एरिथ्रोब्लास्ट किस में कन्वर्ट होता है? रेटिकुलोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। रेटिकुलोसाइट से क्या होता है? अब ये जो हमारी आरबीसी बनी रेटिकुलोसाइट, इसके पास है न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस को हमें हटाना है तो दो विटामिन आते हैं, एक होता है विटामिन B9, एक होता है विटामिन B12। और विटामिन B9 को हम फॉलिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये दोनों विटामिन क्या करते हैं? रिमूव्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को रिमूव करके मैच्योर मेमेलियन आरबीसी का जन्म हो जाता है।
ठीक है। आरबीसी के पास एक रेड पिगमेंट होता है, अभी बताया कौन सा रेड पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज द रेड पिगमेंट दैट इज इन द आरबीसी। ठीक है। फिर हमारा आता है जो हीमोग्लोबिन होता है ना, इसका ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, ये इसका स्ट्रक्चर, आपको स्ट्रक्चर याद नहीं करना, बस एक मेन बात याद रखनी, हीमोग्लोबिन का जो सेंटर होता है वो आयरन का बना होता है। तो इसीलिए कहते हैं जब किसी को हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन टेस्ट कराने जाते हैं ना, जनरली 12 to 13, 10 से ऊपर हीमोग्लोबिन इज गुड, मतलब नॉर्मल माना जाता है। और जिनका 12, 13, 14 होता है उनका अच्छा हीमोग्लोबिन माना जाता है। तो ये क्यों, ये हीमोग्लोबिन किस में रिच होता है, आयरन में। जिनका हीमोग्लोबिन 10 से नीचे होता है उनके लिए क्या कहते हैं कि हमें आयरन वाले फूड खाने चाहिए, जैसे कि बीट रूट हो गया, टोमेटो हो गया, स्पिनच हो गई, पालक जिसको बोलते हैं, ये सब खाना चाहिए। ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, उसका आयरन का सेंटर होता है। 100 ml ऑफ ब्लड कैरीज 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। मैंने डैश क्यों बनाया है, जिससे आपको याद हो जाए। ये डैश इसलिए बनाया है क्योंकि ये डेटा आपसे एग्जैक्टली पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं, हमने एरिथ्रोसाइट्स की बात कर ली, अब हम थ्रोम्बोसाइट्स की बात करते हैं, फिर हम ल्यूकोसाइट्स की बात करेंगे। थ्रोम्बोसाइट्स को, जिसको हम ब्लड प्लेटलेट्स बोलते हैं, इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, अगेन वहीं पे जो कि हमारा रेड बोन मैरो है, उसमें स्टेम सेल्स होती हैं। स्टेम सेल्स किस में कन्वर्ट होती है, मेगा कैरियोब्लास्ट। फिर से नॉमेनक्लेचर पे ध्यान देना, जब भी स्टेम सेल्स कन्वर्ट होती हैं तो उसमें आगे वाला वर्ड क्या आता है, ब्लास्ट। जब एरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हुई थी, फिर वो रेटिकुलोसाइट में कन्वर्ट हुई थी। यहाँ पे किस में कन्वर्ट हुई, मेगा कैरियोब्लास्ट, ब्लास्ट आ रहा है दोनों में, मेगा कैरियोब्लास्ट में कन्वर्ट हुई। फिर किस में कन्वर्ट हुई, मेगा कैरियोसाइट। ऊपर किस में कन्वर्ट हुई थी, एरिथ्रोब्लास्ट, फिर रेटिकुलोसाइट। यहाँ पे किस में कन्वर्ट हुई, मेगा कैरियोसाइट पे कन्वर्ट हुई। अब ये देखो हमारा बडिंग वाला काम हो गया यहाँ पे, ये है हमारा मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट से एक बड निकली, ये क्या निकली, बड निकली। वो मूवीज में या फिर कार्टून में नहीं दिखाते हैं, इस सर पे मार दो तो एक कुछ निकल आता है, तो वैसे ही इसका क्या हुआ, एक बड निकल आई। जैसे ही ये बड निकली तो क्या हुआ, सेलुलर फ्रेगमेंट है, ये क्या है, सेलुलर फ्रेगमेंट है। तो अब ये जो बड है ये इससे अलग हो जाएगी और एक नई क्या बन जाएगी, हमारी ब्लड प्लेटलेट्स बन जाएंगी। तो इस तरीके से हमारा ब्लड प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। ये कितनी होती है, 1,50,000 to 3,50,000 पर मिलीमीटर क्यूब। आरबीसी कितनी होती है, 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन होती है, आरबीसी होती है। फिर कौन होती है, थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं। ठीक है। फिर हम आगे आते हैं, फंक्शन की बात करते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स का क्या फंक्शन होता है, ब्लड क्लॉटिंग का फंक्शन होता है, ये फंक्शन होता है, ब्लड क्लॉटिंग का फंक्शन होता है। अब हम ल्यूकोसाइट्स या फिर डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे, एरिथ्रोपोएसिस, थ्रोम्बोपोएसिस। अब इसको क्या बोलेंगे, ल्यूकोपोएसिस। क्यों, क्योंकि इसको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। कैसी होती हैं ये, कलर में कलरलेस होती हैं। क्यों कलरलेस होती हैं, क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता। आरबीसी रेड कलर की क्यों होती है, क्योंकि उसके पास हीमोग्लोबिन होता है। दिस इज एन असर्शन रीजन पॉइंट, व्हाई दे आर कलरलेस, बिकॉज दे लैक हीमोग्लोबिन। कैसे बनती हैं, अगेन वैसे ही, स्टेम सेल्स, ल्यूकोब्लास्ट, देन ल्यूकोसाइट, फिर क्या बन जाएंगे हमारी डब्ल्यूबीसी। ल्यूकोसाइट को डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। नंबर क्या होता है, 6,000 to 8,000 होते हैं पर मिलीमीटर क्यूब। 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। फिर 1,50,000 to 3,50,000 पर मिलीमीटर क्यूब कौन है, थ्रोम्बोसाइट्स है। और ये 6,000 to 8,000 पर मिलीमीटर क्यूब, याद हो गया। ठीक है। लाइफ स्पैन कैसा होता है, ये शॉर्ट लिव्ड होती हैं। ये एक पिक्यूलियर मूवमेंट को शो करती हैं, जिसको बोलते हैं हम डायपेडिसिस। क्या होता है, हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होती है ना, उनकी जो वॉल होती है वो एंडोथीलियम होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम की वॉल होती है। तो वो जो थिन लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, उससे क्या करती हैं, ये जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती हैं, ये क्या करती हैं, ऐसे ऐसे एमीबॉइड मूवमेंट शो करती है। एमीबॉइड मतलब इरेगुलर मूवमेंट। अमीबा होता है ना, अमीबा इज एन ऑर्गेनिज्म, एमीबॉइड मूवमेंट को शो करता है। उससे क्या करता है, पास आउट करती है, स्क्वीज आउट करके पास कर जाती हैं। देखो ये थी हमारी डब्ल्यूबीसी, ये क्या हुआ, यहाँ से स्क्वीज आउट होकर बाहर निकल आई। ठीक है। तो ये हमारी एंडोथेलियल सेल्स थी ब्लड कैपिलरीज की, दिस शो एमीबॉइड मूवमेंट एंड दिस मूवमेंट इज नोन एज डायपेडिसिस। अब देखो हमारा, हमने एक बात देखी, जो हमारा प्लाज्मा था उसमें क्या था, हमारा ब्लड होता है, ब्लड में से फॉर्म्ड एलिमेंट्स को निकाल दो। फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन कौन से हमने पढ़ लिया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, इनको निकाल दो तो क्या बचता है, प्लाज्मा बचता है। ठीक है। प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दो। क्लॉटिंग फैक्टर कौन था, अभी ऊपर पढ़ा था, फाइब्रिनोजन। तो क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दो तो क्या बचता है, सीरम बचता है। और हमारा जो ब्लड है उसमें से अगर आरबीसी को निकाल दें, ब्लड प्लेटलेट्स को निकाल दें और लार्ज प्रोटीन्स, मैक्रो प्रोटीन्स को निकाल दो तो क्या बचता है, हमारा लिम्फ बचता है, विच इज आवर सेकेंड बॉडी फ्लूइड। ठीक है। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी में, हमने कहा था एक ग्रैन्युलोसाइट और ग्रैन्युलोसाइट दो टाइप की होती हैं। तो हम पहले ग्रैन्युलोसाइट की बात करते हैं। ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे दाने जैसे। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ग्रैन्युलोसाइट में, जैसे कि इसका नाम बता रहा है, इसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सी होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स। देखो सब में फिल आ रहा है, तो जिसमें जिसमें फिल आ रहा है वो किसी है, ग्रैन्युलोसाइट से भरी हुई है। तो फिल वाली क्या है, हमारी ग्रैन्युलोसाइट्स हैं। और बाकी बची कौन है, ए ग्रैन्युलोसाइट है। तो देखो
हमारा जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, इसके नाम में आ रहा है न्यूट्रल हैं, तो एसिड और बेसिक स्टेन को दोनों को ये रिस्पॉन्स करेंगी। बेसोफिल्स जो होती हैं वो सिर्फ बेसिक स्टेन को रिस्पॉन्स करती हैं, और जो हमारे इओसिनोफिल्स होती हैं बची हुई, वो सिर्फ एसिडिक स्टेन को रिस्पॉन्स करती हैं। ठीक है, अब हमारी आती है ए ग्रैन्युलोसाइट। ए ग्रैन्युलोसाइट क्या होती है? जिसमें ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। ये कौन सी होती है? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। कौन सी होती है? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। इसमें साइट आ रहा है। ग्रैन्युलोसाइट में क्या, ग्रैन्युलोसाइट में क्या आता था? फिल आता था, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स। ए ग्रैन्युलोसाइट में क्या आता है? लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ये हो गई हमारे डब्ल्यूबीसी के टाइप्स। अब हम देखते हैं डिटेल में। न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं ये हमारी मैक्सिमम डब्ल्यूबीसी होती हैं, 60 to 65% कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, और इनमें कैसा होता है? मल्टी लोब, 4 to 5 लोब न्यूक्लियस होता है। ये पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड लिम्फोसाइट्स होती है, पॉलीमॉर्फिज्म को शो करती हैं, और क्या करती है? फैगोसाइटोसिस कराती है। फैगोसाइटोसिस क्या होता है? फैगोसाइटोसिस क्या होता है? मान लो यहाँ पे एक बैक्टीरिया बैठा है और ये है हमारी डब्ल्यूबीसी, तो ये डब्ल्यूबीसी इसको एनगल्फ कर लेगी। क्या कर लेगी? एनगल्फ। तो दिस प्रोसेस ऑफ एनगल्फिंग इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। ठीक है, इओसिनोफिल्स होती हैं 2 to 3% होती हैं। ये किस लिए होती हैं? हमारी एंटी एलर्जिक होती हैं। इनका न्यूक्लियस कैसा होता है? बाइलोब न्यूक्लियस होता है, हेडफोन शेप न्यूक्लियस होता है। हेडफोन ऐसे तो दिखता है, हेडफोन शेप या फिर बाइलोब न्यूक्लियस होता है। एंटी एलर्जिक होती हैं, रेसिस्ट इन्फेक्शंस। जब भी बॉडी में इन्फेक्शन आएगा तो आप टेस्ट कराने जाते हो ना, डॉक्टर कहता है कि आप पैथोलॉजी से अपना टेस्ट कराओ, तो आप जब टेस्ट कराते हो तो उसमें क्या होता है कि इओसिनोफिल्स का नंबर बढ़ा हुआ आता है। तो अगर इओसिनोफिल्स का नंबर बढ़ा हुआ आया है, इसका मतलब बॉडी में इन्फेक्शन है। इओसिनोफिल्स क्या है? हमारी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होती है? सोल्जर्स होती है। जैसे ही बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ेगा, इओसिनोफिल्स अपना तैयार हो जाएंगी, तैनात हो जाएंगे कि यार बॉडी में इन्फेक्शन आ चुका है। बेसोफिल्स क्या होती है? 0.5 to 1% होती है, लीस्ट इन नंबर होती हैं, और ये क्या होता है? मिनिमम नंबर देखो मैंने लिखा हुआ है। मैक्सिमम नंबर कौन होता था? न्यूट्रोफिल्स। एम फॉर मैक्सिमम, एम के बाद कौन आता है? न्यूट्रो। एम के बाद कौन आता है? एन आता है। एम फॉर मैक्सिमम, एन फॉर न्यूट्रोफिल्स। एम के बाद कौन आता है? एन आता है, तो ऐसे याद रखना। ठीक है, बेसोफिल्स आपकी सबसे मिनिमम होती है। एस शेप ट्राइलोब न्यूक्लियस होता है। देखो ये एस शेप का न्यूक्लियस है, एस शेप ट्राइलोब न्यूक्लियस होता है इनका। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, जब भी कहीं पे इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी में तो बेसोफिल्स का नंबर बढ़ जाता है, रिपोर्ट्स आपकी शो करती हैं। तो जब भी कोई इन्फ्लेमेशन होता है तो क्या होता है? ये कुछ सब्सटेंसेस रिलीज करती है, सेरोटोनिन, हेपारिन एंड हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या होता है? हमारा इन्फ्लेमेशन को कॉज करता है। इन्फ्लेमेशन इज अ गुड साइन। क्यों इन्फ्लेमेशन होता है? वहाँ पे आपकी जो डब्ल्यूबीसी है वो सारी इकट्ठा हो जाती है लड़ने के लिए, सारी बेसोफिल्स आपकी इकट्ठा हो जाएंगी, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। ठीक है, और हेपारिन हमारा एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीकोगुलेंट क्या होता है? जो हमारे ब्लड को कोगुलेट करने से रोकता है ना। एंटीकोगुलेंट क्या होता है? जो हमारे ब्लड को कोगुलेट करने से रोके। ठीक है, तो ये हमारा एंटीकोगुलेंट सेरोटोनिन और हिस्टामिन को सेक्रेट करते हैं। हिस्टामिन क्या होता है? हमारा इन्फ्लेमेशन को कॉज करता है। फिर आता है ए ग्रैन्युलोसाइट, जो कि है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये कैसी हैं? हमारी ए ग्रैन्युलोसाइट है, मोनोसाइट है, और कौन सी है? लिम्फोसाइट। जो मोनोसाइट होती हैं वो 6 to 8% होती हैं। इनका न्यूक्लियस कैसा होता है? किडनी शेप्ड होता है, या फिर हॉर्स शू शेप्ड बोलते हैं। हॉर्स शू देखा, जब हॉर्स चलता है टपक टपक की आवाज आती है ना, उसमें गाना भी है। तो वो जो हॉर्स का जो शू होता है उसके शेप का जो है ये क्या होता है? इसका किडनी शेप न्यूक्लियस होता है, किडनी बीन्स लाइक न्यूक्लियस होता है। फैगोसाइटोसिस अभी बताया, तो फैगोसाइटोसिस क्या होता है। फिर आते हैं लिम्फोसाइट्स, 20 to 25% होती हैं, राउंड न्यूक्लियस होता है इनका। ये 2 टाइप की होती है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट होती हैं, और ये बी लिम्फोसाइट जो है यही जो है प्लाज्मा सेल्स को और मेमोरी सेल्स को बनाती हैं। बी लिम्फोसाइट 2 में टूट जाती हैं, प्लाज्मा बी सेल्स एंड मेमोरी बी सेल्स। ठीक है, और ये बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स आपस में क्या करती हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बॉडी के लिए, और इनके बारे में हम डिटेल में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस क्लास 12 के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये इम्यून रिस्पॉन्सेज प्रोवाइड करती है। अब हम देखते हैं कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। यार जब भी चोट लगती है तो क्या होता है? जब चोट लगती है तो ऐसा तो यानी खून निकलता चला जाता है, थोड़ी देर तक निकलता है, अगर बहुत ज़्यादा सिवियर चोट हो तो थोड़ी ज़्यादा देर तक निकलता है, पर क्या होता है? इवेंचुअली क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्लॉटिंग में कौन मदद करती है? थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं। देखो अब ये बेचारे को हमारी इंजरी लग गई है, इससे खून निकल रहा है, इंजरी लगी, तो यहाँ पे कुछ टिश्यू होगा। आवर स्किन इज मेड अप ऑफ, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स फॉर्म टिश्यू। तो ठीक है, यहाँ पे जो टिश्यू होगा वो कौन सा एक एंजाइम को रिलीज करेगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन, इस पी को ध्यान रखना, पी फॉर प्लास्टिन, पी फॉर पहली एंजाइम कौन सी आई? थ्रोम्बोप्लास्टिन आई। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन आई। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन को किसने सेक्रेट करा था? यहाँ का जो लोकल टिश्यू था, इसने थ्रोम्बोप्लास्टिन को सेक्रेट करा। अब आएंगी हमारी थ्रोम्बोसाइट। भाई जब भी इमरजेंसी होती कौन आता है? सोल्जर आ जाते हैं, सोल्जर्स आएंगे, वो कौन है? हमारे थ्रोम्बोसाइट्स हैं। वो क्या स्टार्ट करेंगे रिलीज करना? थ्रोम्बोप्लास्टिन। लोकल टिश्यू ने तो रिलीज करा था थ्रोम्बोप्लास्टिन, अब आए हमारे सोल्जर्स, उन्होंने भी क्या स्टार्ट करा? थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करना स्टार्ट कर दिया।
ठीक है। अब कैस्केड ऑफ रिएक्शंस होंगे, इस वर्ड को याद रखना, कैस्केड, कैस्केड मतलब सीरीज ऑफ रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शन हुई कौन से मिनरल के प्रेजेंट में, कैल्शियम आयन के प्रेजेंट में। ये कैल्शियम क्या है, हमारा मिनरल है ना। कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में हमारी क्या हुई, कैस्केड ऑफ रिएक्शंस हुई, और हमारा एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स आया जिसको बोलेंगे थ्रोम्बोकाइनेज। अगेन थ्रोम्बोप्लास्टिन इज एन एंजाइम बट थ्रोम्बोकाइनेज इज एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रोम्बोकाइनेज इज एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन इज एन एंजाइम। ठीक है। हमारा कौन सा मिनरल नेसेसरी है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, कैल्शियम 2+। और एक क्वेश्चन और आता है विच, ये तो पूछेगा विच मिनरल इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग, यू विल आंसर कैल्शियम। विच विटामिन इज नेसेसरी, कौन सा विटामिन आता है, यहाँ पे लिख देते हैं विटामिन K+, विटामिन K+, या फिर विटामिन के लिख लो। ठीक है, विटामिन के, ये हमारा ब्लड क्लॉटिंग के लिए नेसेसरी होता है। कौन सा मिनरल नेसेसरी है, कैल्शियम आयन, कंफ्यूज मत होना, मिनरल कैल्शियम आयन आंसर जाएगा। कौन सा विटामिन नेसेसरी है तो विटामिन के आंसर जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। थ्रोम्बोकाइनेज आता है, थ्रोम्बोकाइनेज हमारा एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, ये 3 काम कराता है। सबसे पहले तो ये हेपारिन को कहता है रुक जाओ तुम यार, हेपारिन, हेपारिन क्या था, हमारा एंटीकोगुलेंट था। एंटीकोगुलेंट क्या कराता है, ब्लड को क्लॉट करने से रोकता है। पर इसको तो चोट लगी है ना, इस इंसान को तो चोट लगी है, तो हमें ब्लड को क्लॉट कराना पड़ेगा। यहाँ पे देखो इसको चोट लगी हुई है, तो हम ब्लड क्लॉट नहीं कराएंगे तो ये तो देखो सब बहता चला जा रहा है। तो ये हेपारिन से कहेगा रुक जाओ यार, ब्लड को क्लॉट कराना है। फिर क्या करेगा, ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कराएगा। क्या कराएगा, ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा कैल्शियम आयंस की मदद से। और कौन से एंजाइम की मदद से, थ्रोम्बोकाइनेज कराता है प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। ये इनएक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिव फॉर्म है। अब ये जो थ्रोम्बिन है ये फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में कन्वर्ट कराएगा। थ्रोम्बिन यहाँ पे एक्ट करेगा कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में, और फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा, इनएक्टिव टू एक्टिव फॉर्म। ठीक है। अब ये जो फाइब्रिन है ये क्या होता है, हमारे बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, और ये फाइबर्स क्या होते हैं, एक साथ मिलके क्लॉट बनाते हैं। फाइबर्स का क्या काम होता है, होल्ड करना। फाइबर्स मिलके क्या करते हैं, क्लॉट बनाते हैं। एक ब्लैक क्लॉट बन जाता है जिसको हम स्कम बोलते हैं, कोआगुलम बोलते हैं। देखा होगा चोट के बाद थोड़े दिनों बाद क्या होता है, वहाँ पे एक क्लॉट बन जाता है। यहाँ पे मैंने बनाया भी हुआ है, देखो ये देखो यहाँ पे क्लॉट बन गया। अभी ये क्लॉट कैसा है, यहाँ पे सॉफ्ट क्लॉट है। अब जब यहाँ पे एयर के कांटेक्ट में आएगा तो ये हार्ड हो जाता है ना, ऐसे हार्ड हो जाता है। ऐसे नहीं कहते पपड़ी जम गई है, तो ऐसे हार्ड हो जाता है ये हेयर, जब एयर के कांटेक्ट में आता है। ये क्या है, फाइब्रिन। फाइब्रिन क्या करे, हमारे थ्रेड्स हैं जो कि क्लॉट बना लेते हैं। इस फाइब्रिन में क्या होता है, ट्रैप डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब देखो भाई, जब हमारे देश की रक्षा के लिए हमारे जो प्यारे प्यारे सोल्जर्स हैं वो तैनात रहते हैं, तो कुछ रक्षा करते समय शहीद भी हो जाते हैं। तो ये WBC भी तो हमारे सोल्जर्स हैं, ये भी रक्षा करते करते शहीद हो जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, मतलब डैमेज्ड WBC जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, जो मर जाते हैं, वो फाइब्रिन क्या करता है, उनको अपने अंदर क्लॉट करके एक क्लॉट बना लेता है, अपने अंदर समा के उसको एक क्लॉट बना लेता है। कौन, फाइब्रिन। ठीक है। और इसमें डेड एलिमेंट्स होते हैं और डैमेज्ड फॉर्म्ड बॉडीज होती है। असर्शन, अ डार्क रेडिश ब्राउन स्कम इज फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ इंजरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यस, इंजरी के बाद देखा है एक डार्क सा स्पॉट बन जाता है। रीजन, this is clot called coagulum formed mainly by a network of threads known as fibrin. Both assertion and reason are correct and both are the correct explanation of each other. अब हम आते हैं ब्लड ग्रुपिंग। भाई कॉमन लैंग्वेज में एक दूसरे से पूछते हैं ना, तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है। ये ब्लड ग्रुप आखिर है क्या। एक साइंटिस्ट हुए जो थे कार्ल लैंडस्टेनियर, उन्होंने दिया ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट। उन्होंने कहा एक होते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, एक होती है RH ग्रुपिंग। तो हमारे 2 टाइप से ब्लड ग्रुपिंग होती है, एक होती है एबीओ ग्रुपिंग, एक होता है RH ग्रुपिंग। एबीओ ग्रुपिंग जो होती है वो बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ 2 एंटीबॉडीज है। इस स्टेटमेंट को याद रखना, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ 2 एंटीबॉडीज, दैट इज A एंड एंटीबॉडी B। तो सॉरी, एंटीजन A एंड एंटीजन B, जल्दी में उल्टा निकल गया, एंटीजन A एंड एंटीजन B। इट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑन सरफेस ऑफ 2 एंटीजन्स, दैट इज एंटीजन A एंड B। एंटीजन याद रखना, एंटीजन है। एंटीजन क्या है, किसी भी चीज़ की पहचान है। तुम जिस भी स्कूल जाते हो तो तुम्हारे स्कूल की शर्ट पे वही लोगो बना होता है जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो, है ना। तुम दूसरे स्कूल में पढ़ते हो, तुम्हारा दूसरा होगा। सपोजिंग वाई इंसान किसी दूसरे स्कूल में पढ़ता है, उसके पे दूसरा लोगो होगा। ठीक है। तो एंटीजन क्या करता है, हमें उसको पहचानने में मदद करता है। एंटीजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, RBC की सरफेस पे। किसकी सरफेस पे, RBC की सरफेस। एंटीजन तो याद रहता है पर RBC भूल जाते हैं लोग। RBC की सरफेस पे कौन प्रेजेंट होता है, एंटीजन प्रेजेंट होता है, जिसकी मदद से हम ब्लड ग्रुप को पहचानते हैं। ठीक है। अभी जो हमारा एंटीजन होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन, है ना। तो ये ग्लूकोज इन द सेंस शुगर प्लस प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। और कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन RBC, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये हमारा आता है RH ग्रुपिंग। RH ग्रुपिंग हमने सबसे पहले रीसस
मंकी में देखा था, एक रिसेस मंकी था, उसमें देखा गया था एक RH फैक्टर पाया जाता है। तो जिसके पास वो RH फैक्टर होता है उसको हम बोलते हैं RH पॉजिटिव, और जिसके पास वो RH फैक्टर नहीं होता उसको हम बोलते हैं RH नेगेटिव। ठीक है, तो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव दो टाइप के होते हैं। मेजॉरिटी हैव RH एंटीजन, जो मेजॉरिटी इन दिस वर्ल्ड है, मतलब 80% लोग जो हैं उनके पास क्या होता है, ये RH एंटीजन प्रेजेंट होता है। तुम किसी से ब्लड ग्रुप पूछते हो तो देखना ज़्यादातर तुमको AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, B पॉजिटिव, A पॉजिटिव ऐसे ही बताते हैं। AB नेगेटिव, B नेगेटिव बहुत कम लोग बोलते हैं, क्योंकि बहुत कम ही लोग हैं जिनके पास RH एंटीजन नहीं होता, मेजॉरिटी के पास RH एंटीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये देखो हमारा एंटीजन है, तो ये आरबीसी है, आरबीसी की सरफेस पे ए एंटीजन लगा है तो ये क्या हो जाएगी, ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। आरबीसी की सरफेस पे बी एंटीजन लगा है तो ये बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। आरबीसी की सरफेस पे ए और बी दोनों लगे हैं, दोनों एंटीजन लगे हैं तो ये ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। और आरबीसी की सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है, आरबीसी की सरफेस पे नील एंटीजन है, कोई एंटीजन नहीं, तो क्या हो जाएगा, ओ जीरो अंडा, ओ कोई भी एंटीजन नहीं है। तो हमारी एनसीईआरटी एक टेबल बनाती है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ, ये टाइप के हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं। एंटीजन्स ऑन आरबीसी, अब देखो हमारा एंटीजन क्या था, पहचान थी, तो अगर ए है तो ये किस स्कूल में एडमिशन लेगा, ए के स्कूल में ही एडमिशन लेगा, तो इसकी पहचान क्या होगी, ए। बी की पहचान क्या होगी, बी। ए बी की पहचान क्या होगी, ए भी होगी और बी भी होगी। और ओ की पहचान क्या होगी, इसकी तो कोई पहचान ही नहीं है बेचारे की, तो इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, इसकी कोई पहचान नहीं है, दिस इज निल। एंटीबॉडीज, अगर तुम ए स्कूल में पढ़ते हो, है ना, अगर तुम ए स्कूल में पढ़ते हो तो तुम्हारे अंदर एंटीबॉडीज किसके लिए होंगे, एंटीबॉडीज मतलब क्या होता है, तुम्हारी दुश्मनी, दुश्मनी किसके लिए होगी, बी स्कूल के लिए होगी, अपने साथियों से तो दुश्मनी करोगे नहीं। तो ए ब्लड ग्रुप की दुश्मनी किससे है, एंटी बी से है। बी ब्लड ग्रुप की किससे है, एंटी ए से है। बी की ए से है, ए की बी से है। ए बी की किससे है, किसी से नहीं है। ए बी तो दोनों का दोस्त है, ए के उसके पास ए बी है, बी भी है, ये ए स्कूल में भी पढ़ सकता है, ये बी स्कूल में भी पढ़ सकता है, इसके पास दोनों एंटीजन है, इसकी किसी से दुश्मनी नहीं है। और ओ की दुश्मनी किससे है, इसकी तो दोनों से है, इसकी तो कोई खुद की पहचान ही नहीं, इसका कोई खुद का स्कूल नहीं है, इसकी दोनों की दुश्मनी है, एंटी ए और एंटी बी दोनों से इसकी दुश्मनी है। डोनर्स ब्लड ग्रुप, जो हमारा ए ब्लड ग्रुप होता है किसको किसको दे सकता है, ये ए को दे सकता है, एक ए ब्लड ग्रुप वाला इंसान दूसरे ए वाले ब्लड ग्रुप इंसान को डोनेट कर सकता है। और ये जो ओ ब्लड ग्रुप होता है ना, ये यूनिवर्सल डोनर होता है। ओ ब्लड ग्रुप क्या होता है हमारा, यूनिवर्सल डोनर, ये किसी को भी दे सकता है, इसकी खुद की कोई पहचान नहीं है, कहीं भी घुस जाता है, तो ये ए को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है। बी वाला किसको देगा, बी को भी दे देगा, ओ की तो कोई पहचान नहीं है, ये भी दे देगा। ए बी ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है, ये ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है, क्योंकि इसके पास सारे एंटीजन है। ठीक है, तो ये ए को, बी को, ओ को भी दे सकता है। जो ओ ब्लड ग्रुप है इसकी तो कोई खुद की पहचान नहीं है, ये सबके में घुस रहा था तो इसको सबने मना कर दिया, इसको सिर्फ ओ ही दे सकता है, इसको और कोई नहीं दे सकता, सबने मना कर दिया इसको। तो ये क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, ये खाली डोनेट करने का काम करता है। और ये जो हमारा ए बी है, ये हमारा यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, देखो सबसे ले रहा है, ये ए से भी ले रहा है, बी से भी ले रहा है, ओ से भी ले रहा है, दिस इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ब्लड ऑफ द डोनर नीड्स टू बी केयरफुली मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन। जब तक ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, ब्लड का डोनेशन, एक को दूसरे को देना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे आपको अपना जो ब्लड ग्रुप होता है बहुत ध्यान से मैच कराना पड़ता है, नहीं तो ऐसे कोई भी इंसान किसी को भी ब्लड नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, सिवियर क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी कैन टेक प्लेस। हमने कहा था आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन होता है। अगर क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, ऑक्सीजन कम हो जाएगी बॉडी में, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, क्लम्पिंग हो जाएगी आरबीसी की, तो इंसान तो मर जाएगा ना। इसलिए ब्लड ग्रुप ऑफ द डोनर नीड्स टू बी केयरफुली मैच्ड। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, नाउ दिस इज अ स्पेशल केस इन प्रेगनेंसी। क्या होता है जब फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, अभी हम किस प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, फर्स्ट प्रेगनेंसी की। एक मदर है जिसने पहली प्रेगनेंसी को कंसीव करा है, तो वो मदर कैसी है, RH नेगेटिव है। फीटस कैसा है उसके वूम में, RH पॉजिटिव फीटस है, RH पॉजिटिव फीटस है, मदर RH नेगेटिव है। इस बात को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन से पूछा जाता है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस में मदर की क्या होती है, नेगेटिव होती है, और फीटस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो क्या होता है, पहली प्रेगनेंसी में तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे। देखो जो बच्चा होता है वो मदर से अपनी प्लेसेंटा के थ्रू अटैच्ड होता है, तो जो प्लेसेंटा होता है वो मदर के ब्लड और बच्चे के ब्लड को सेपरेट आउट रखता है। तो जो प्लेसेंटा हमारे अभी जो है सेपरेट आउट रखा था, तो क्या होगा, जो हमारे जो दोनों ब्लड है वो कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे। पर जैसे डिलीवरी होगी बच्चे की, जब उस पहले बच्चे की डिलीवरी हुई तो वो जो बच्चे का ब्लड था वो मदर के कांटेक्ट में आ जाता है। तो मदर क्या होगी, मदर नेगेटिव थी, बच्चा पॉजिटिव था, तो क्या होगा, मदर ने एंटी RH एंटीबॉडीज बना ली, उसके बॉडी में एंटी RH एंटीबॉडीज बन गई हैं, है ना, और वो स्टोर हो गई हैं। तो जब क्या हुआ, यहाँ पे एंटी RH एंटीबॉडीज बन गई हैं यहाँ पे मदर में। अब क्या हुआ, जब सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज आएंगी, मान लो सेकेंड प्रेगनेंसी आ गई अब उस मदर की, ये तो फर्स्ट प्रेगनेंसी का केस था, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड टाइम जब मदर ने कंसीव करा अब दिक्कत आएगी। सेकेंड टाइम मदर
ने कंसीव करा तो मदर के पास anti-RH एंटीबॉडीज है। अगेन मदर नेगेटिव है और फीटस पॉजिटिव है। जो सेकंड फीटस है, सेकंड बच्चा उस मदर का है, वो भी पॉजिटिव है। मदर कैसी है, नेगेटिव है, और मदर के पास क्या है, anti-RH एंटीबॉडीज है। ये एंटीबॉडीज इतनी छोटी होती हैं कि प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर जाती हैं, और जब ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएंगी तो सोचो, मैंने क्या कहा था, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव वाले को ब्लड दे दिया जाए तो क्या हो जाती है, क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी हो जाती है। जो फीटस होगा या तो उसकी डेथ हो जाएगी या उसको सिवियर जॉन्डिस हो जाएगा या सिवियर अनीमिया हो जाएगा। सो दिस इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज इफ द मदर इज नेगेटिव एंड द RH इज पॉजिटिव। RH पॉजिटिव इज द बेबी। ओके, नाउ अब इसको प्रिवेंट कैसे करें, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम। तो क्या हो, जब जब पहली प्रेगनेंसी की डिलीवरी हो तो इमीडिएटली, कैसे, इमीडिएटली, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब हमारा पहली प्रोवाइड द मदर विद अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ anti-RH। जब हमारी पहली प्रेगनेंसी की डिलीवरी हुई थी तो इमीडिएटली उसको क्या दे दो, एंटीबॉडीज की थोड़ी सी, anti-RH एंटीबॉडीज की थोड़ी सी डोज दे दो, सफिशिएंट अमाउंट, स्मॉल अमाउंट में। कैसी अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में। क्या दे दो, anti-RH एंटीबॉडीज दे दो टू रिएक्ट अगेंस्ट द RH एंटीजन ऑफ द फीटस। तो क्या होगा, मदर को जो हमारी anti-RH एंटीबॉडीज है वो दे दी गई, अब वो बच्चा सेफ रहेगा, अब उसमें दिक्कत नहीं आएगी, जो आपका सेकंड बेबी होगा। अब हम आते हैं सेकंड बॉडी फ्लूइड पे, जो कि है हमारा लिम्फ। हमने ब्लड के बारे में पढ़ लिया, अब हम आते हैं लिम्फ पर। अब देखो लिम्फ में क्या होता है, ये जो हमारा लिम्फ होता है ना, वो क्या होता है एक्चुअली में, देखो क्या होते हैं, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, है ना, ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल्स में क्या होगा, फर्स्ट सी बात है, ब्लड होगा। ब्लड में क्या क्या होता था, याद करो, प्लाज्मा होता था, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते थे और प्रोटीन्स होते थे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद हो गया, प्लाज्मा, ब्लड, प्रोटीन्स एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते थे। अब ये जो ब्लड है, ये हमारा क्या होगा, ये यहाँ से हमारा जो उसका प्लाज्मा पार्ट होगा, ब्लड का कौन सा पार्ट होगा, प्लाज्मा पार्ट, वो हमारा जो ब्लड कैप, ये एंडोथीलियम होती है ना, ब्लड कैपिलरीज की लाइनिंग को क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम बोलते हैं। ये यहाँ से जो प्लाज्मा पार्ट है वो ड्रेन आउट हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये बात है, अगर छन्नी में से चाय डालो तो चाय पत्ती थोड़ी ना आती है कप में, खाली चाय आती है ना, तो जो हमारा प्लाज्मा है खाली यही आएगा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स तो आ नहीं जाएंगे, ये तो साइज में बड़े हैं, तो ये तो छन पाएंगे नहीं, छन्नी के अंदर से प्रोटीन्स भी बड़े होते हैं, तो हमारा क्या होगा, प्लाज्मा पार्ट जो है बाहर निकल जाएगा, और ये कहाँ तक आ जाएगा, हमारे टिश्यू तक आ जाएगा। ये जो येलो कलर से बने हैं ये हमारे क्या है, टिश्यू है। तो जो हमारा प्लाज्मा पार्ट टिश्यू में आया वो हमारा क्या बन गया, टिश्यू फ्लूइड बन गया। ये क्या बन गया, टिश्यू फ्लूइड हो गया। टिश्यू फ्लूइड को, अब टिश्यू फ्लूइड किससे बना है, हमारा प्लाज्मा से बना है। तो एनसीईआरटी एक लाइन मेंशन करती है, टिश्यू फ्लूइड हैज सेम मिनरल composition, सेम मिनरल composition एज दैट ऑफ प्लाज्मा। मतलब जो टिश्यू फ्लूइड है उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो प्लाज्मा से सिमिलर है, दोनों की कॉम्पोजिशन कैसी है, आपस में सिमिलर है, ठीक है। जो टिश्यू फ्लूइड होता है ये कैसा काम करता है, मिडिल मैन का काम कर रहा है। दो लोगों में अगर झगड़ा हो जाए, नोक-झोंक हो जाए, तो मिडिल मैन का काम करते हैं ना कुछ लोग, तो वैसे ही ये मिडिल मैन का काम करता है। तो ये जो ब्लड है और टिश्यू के बीच में से क्या कर रहा है, ये मिडिल मैन का काम कर रहा है, इन दोनों में समझौता करा रहा है। जो हमारा टिश्यू फ्लूइड है ये हमारे ब्लड में से जितने भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, ऑक्सीजन है, ये सब जो है हमारे टिश्यूज़ को देता है, और टिश्यूज़ इस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जो वेस्ट बाहर निकली, अब वो जो हमारे लिम्फेटिक वेसल्स हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारी क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स हैं। अब ये लिम्फेटिक वेसल में से ये कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट जो है जाएगा, और लिम्फेटिक वेसल में जो फ्लूइड होगा उसको क्या बोलेंगे, लिम्फ। टिश्यू फ्लूइड हमारा कहाँ पर था, हमारा ब्लड कैपिलरी से टिश्यू तक जो आ रहा था वो टिश्यू फ्लूइड था। जो हमारा ब्लड का प्लाज्मा पार्ट ड्रेन आउट हो गया था वो हमारा था टिश्यू फ्लूइड, और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट हमारे टिश्यू ने यूज़ करके निकाली वो कहाँ मिल गया, हमारे लिम्फ में मिल गया, और वो लिम्फेटिक वेसल्स में घूम रहा है, ठीक है। ये लिम्फेटिक वेसल्स में हमारा लिम्फ घूम रहा है, और ये लिम्फ कहाँ जाएगा, हमारी वेन में जाके डंप हो जाएगा। कहाँ पे जाएगा, वेन में जाके डंप हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब ये जो टिश्यू फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ है, इसमें अंतर क्या है। इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि जो टिश्यू फ्लूइड होता है ना, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और लिम्फ में ऑक्सीजन कम होती है। क्यों ऑक्सीजन कम है, क्योंकि देखो लिम्फ में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट है जो टिश्यू ने यूज़ करा। टिश्यू फ्लूइड में क्या था, जो प्लाज्मा पार्ट ऑफ द ब्लड था, तो उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा थी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं हमारे लिम्फ के और थोड़े से पॉइंट्स देखते हैं। जो लिम्फ है इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं। मैंने क्या कहा था, अगर ब्लड में से आरबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स और मैक्रोप्रोटीन्स को हटा दो तो कौन बचता है, लिम्फ बचता है। अभी ऊपर पढ़ा था, ब्लड में से आरबीसी, मैक्रोप्रोटीन्स और किसको हमने सबको निकाल दिया तो क्या बचा, हमारा लिम्फ बचा, ठीक है। लिम्फ में हमारे क्या होंगे, लिम्फोसाइट्स होंगे, मतलब WBC होंगे, क्योंकि हमने आरबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स और प्रोटीन को हटाया है, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है,
ठीक है, कैरीज हार्मोन्स एंड न्यूट्रिएंट्स। ये क्या कैरी करता है? हार्मोन्स एंड न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है। किसको कैरी करता है? हार्मोन्स एंड न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है। अब हमारा क्या होता है, लिम्फ जो है, हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उसमें कुछ माइक्रोविलाई लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। कैसे होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, माइक्रोविलाई होते हैं। ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं जिससे कि स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा से ज़्यादा फूड को एब्जॉर्ब कर जाए। तो इसमें क्या होता है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ये मैंने, ये देखो, ये येलो कलर से विलाय बनाए हैं, इसी का एनलार्ज फॉर्म है ये एनलार्ज व्यू है। इसके अंदर क्या होता है विलाय में, यहाँ पे लैक्टियल्स होते हैं। लैक्टियल्स में क्या होता है, हमारे लिम्फ वेसल्स होते हैं, ये क्या करते हैं? फैट का एब्जॉर्प्शन कराते हैं। तो लिम्फ का क्या काम होता है? फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। और क्या काम होता है? इसके अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं, तो ये क्या करता है, हमारा फाइट भी करता है। लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? फाइट करते हैं। लिम्फोसाइट्स किस में होते हैं? लिम्फ में होते हैं। तो लिम्फ में लिम्फोसाइट्स भी होते हैं, ये फैट को भी एब्जॉर्प्शन कराता है ना। और ये हमारा फ्लूइड रिस्पॉन्स भी है इसका, ठीक है। फिर हम आते हैं इसके लिम्फ। हमने ये बात तो देखो ऊपर 3-4 बार कर लिया। अभी ब्लड में से आरबीसी निकाल दो, ब्लड प्लेटलेट्स निकाल दो और मैक्रोप्रोटीन्स निकाल दो, तो क्या बचता है हमारा? लिम्फ। स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द ह्यूमन हार्ट। हमारा खूबसूरत सा दिल है ना, बहुत प्यारा सा दिल है, जो क्या करता है? धक धक करता है? नहीं, धक धक नहीं करता, अभी आगे पढ़ेंगे। दिल लब करता है, धक धक नहीं करता। तो देखो हम स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। ये जो हमारा हार्ट है ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन है। कैसा है? मेसोडर्मल इन ओरिजिन है। हमारी जो 3 जर्म लेयर्स होती हैं उसमें से जो मेसोडर्म है उनमें, उसमें से हमारा हार्ट बना है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन है। ये कहाँ पर होता है? हमारे चेस्ट में होता है। चेस्ट कहाँ है? चेस्ट को क्या बोलते हैं? थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। थोरैसिक कैविटी में हमारी लंग्स होती हैं। लंग्स किससे प्रोटेक्टेड होती है? रिबकेज से। उसी रिबकेज के अंदर ये हार्ट भी होता है। तो ये देखो हमारी ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, आपके ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में दिया है ये डायग्राम। यहाँ पे देखो ये हमारा हार्ट कैसा है, यहाँ पे एक कार्डियक नॉच है। जो हमारी लेफ्ट लंग होती है, देखो राइट और लेफ्ट को उल्टा कर देते हैं यहाँ पे। ये वाली लेफ्ट लंग है हमारी, कलर बदल लेते हैं। ये वाली हमारी लेफ्ट लंग है और ये वाली हमारी राइट लंग है। ये दिख नहीं रहा कलर, हाँ रेड कलर है। ये वाली हमारी लेफ्ट लंग है और ये वाली हमारी राइट लंग है। उल्टा हो जाता है, डायग्राम बनाते तो उल्टा हो जाता है। ये वाली लेफ्ट लंग है, ये वाली राइट लंग है। तो जो हमारी लेफ्ट लंग है उसमें एक कार्डियक नॉच होता है। क्या होता है? उसमें एक कार्डियक नॉच होता है। कार्डियक नॉच में हमारा हार्ट लोकेटेड होता है। हार्ट किसके बीच में लोकेटेड होता है? दोनों लंग्स के बीच में लोकेटेड होता है। कहाँ पे लोकेटेड होता है? थोरैसिक कैविटी में। और हार्ट हमारा ऐसे होता है, इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। है तो सेंटर में, लोग कहते हैं हार्ट लेफ्ट साइड पे, नहीं, हार्ट लेफ्ट साइड पे नहीं होता, हार्ट होता है सेंटर में, पर ये टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड पे। तो हार्ट सेंटर में, तो हार्ट जो है हमारा सेंटर में होता है, टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड होता है। लेफ्ट साइड पे हार्ट नहीं होता, वो खाली टिल्ट होता है हार्ट। जब लेफ्ट साइड पे छुओ तो वहां पे धड़कन ज्यादा महसूस होती है, क्यों? क्योंकि हार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ओके, ठीक है। फिर हम आते हैं हार्ट की जो कवरिंग होती है वो डबल वॉल्ड होती है, वो हमारी पेरिकार्डियम होती है। और इन्हीं दोनों पेरिकार्डियम की जो कवरिंग होती है उसके बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। शॉक एब्जॉर्बर जैसे काम करता है। हार्ट इज अ वेरी वाइटल ऑर्गन, इसको चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। तो इस चोट को बचाने के लिए कौन होता है? हमारे पेरिकार्डियम होता है, उसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो कि शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है, एनक्लोजेस द पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, अब ये है हमारा प्यारा सा ह्यूमन हार्ट जो कि 4 चेम्बर्ड होता है। ह्यूमन हार्ट कैसा होता है? 4 चेम्बर्ड होता है। हार्ट का क्या काम होता है? कमेंट्स करके बताओ, हार्ट का क्या काम होता है, मुझे कमेंट करके बताओ। ये देखो है, ये है हमारा राइट एट्रियम, ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम। ये है हमारा राइट एट्रियम, ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम। जो दोनों एट्रिया होते हैं वो किससे सेपरेटेड होता है? वो इंटर एट्रियल सेप्टम से सेपरेट होता है। किससे होते हैं? इंटर एट्रियल सेप्टम। अब ये याद रखना, इंटर एट्रियल सेप्टम जो है एनसीईआरटी मेंशन करती है ये थिन होती है। और जो हमारे दोनों वेंट्रिकल्स है, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल, दोनों एट्रिया इंटर एट्रियल सेप्टम से सेपरेटेड है। दोनों वेंट्रिकल्स किससे सेपरेटेड है? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से सेपरेटेड है। सेप्टम मतलब क्या होता है? एक दीवार। तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से, ये कैसा है? थिक वॉल्ड है। तो ये देखो ये हमारी थिन वॉल्ड है, ये हमारी थिक वॉल्ड है। सारे डायग्राम्स इतने क्लियर हैं जिससे कि आपके ब्रेन में बिल्कुल सेट हो जाए चीज़ें, ठीक है। तो ये हमारी पतली है, ये वाली हमारी मोटी है। तो थिक और थिन का ध्यान रखना। जो हमारे एट्रियल जो है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम होती है। एट्रियो वेंट्रिकुलर मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में। एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम जो होती है वो थिक और फाइब्रस होती है। उस पर कुछ वैल्व्स लगे होते हैं। वो वैल्व्स कौन से होते हैं? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वैल्व। जो हमारा राइट साइड होता है उसके पास ट्राइकस्पिड वैल्व होता है। राइट साइड पे ट्राइकस्पिड वैल्व, राइट साइड पे ट्राइकस्पिड वैल्व। और देखो ट्राई में आर आ रहा है और राइट साइड में भी आर आ रहा है। और लेफ्ट साइड पे बाइकस्पिड वैल्व, राइट में आर आता है, ट्राइकस्पिड में भी आर आता है। तो ऐसे याद रखना। ट्राइकस्पिड मतलब 3 कस्प हैं, देखो 3 कस्प दिख रहे हैं। और लेफ्ट में कितने हैं? 2 कस्प है। इसको बाइकस्पिड वैल्व बोलते हैं या फिर मिट्रल वैल्व भी बोलते हैं। फिर हम आते हैं, फिर से हमारे हार्ट के डायग्राम को देखते हैं। ये है हमारा राइट ऑरिकल, ये है हमारा लेफ्ट ऑरिकल। ये है हमारा राइट वेंट्रिकल, ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हम कुछ स्पेशल फीचर्स देख लेते हैं और लेबलिंग देख लेते हैं हमारे हार्ट की। जो हमारा हार्ट होता है उसमें कुछ ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, हमारे वैल्व्स को जो है हार्ट से जोड़ के रखते हैं।
और क्या करते हैं ये वैल्व्स ऐसे खुल जाते हैं फिर बंद हो जाते हैं, वैल्व्स गेट जैसे होते हैं, खुला बंद हुआ खुला बंद हुआ, ठीक है। तो ये हमारे कॉर्डेट टेंडनी होते हैं जो इन वैल्व्स को पकड़ के रखते हैं, जकड़ के रखते हैं कि ये फालतू में ना खुल जाए, है ना। गेट को भी तो रेगुलेट करने के लिए वॉचमैन चाहिए, ये हमारे वॉचमैन जैसा काम करते हैं, इसको पकड़ के रखते हैं। ये हमारे कोलाजन फाइबर्स के बने होते हैं। कोलाजन फाइबर इज द मोस्ट कोलाजन प्रोटीन इज द मोस्ट अबंडेंट इन द एनिमल वर्ल्ड, तो ये हमारे कोलाजन फाइबर्स के बने होते हैं। हमारी एक ब्रांच होती है जो कि होती है अयोटा। अयोटा एक ब्लड वेसल है जो कि बिगेस्ट ब्लड वेसल ऑफ आवर बॉडी है, बिगेस्ट ब्लड वेसल ऑफ आवर बॉडी है। और ये कैसी, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, ये पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाती है। कौन से ब्लड को? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाती है। ये कहाँ से निकलती है? लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा निकलती है। अभी आगे जब हम इसके डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा ये बात। सुपीरियर वेना कावा होती है और इन्फीरियर वेना कावा होती है, ये हमारी डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। सुपीरियर वेना कावा ऊपर की बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेती है, इन्फीरियर वेना कावा नीचे की बॉडी से हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेती है। जो पूरा लेग्स वाला पोर्शन है ना, वहां से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके कहाँ पर लाती है? राइट ऑरिकल में लाती है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ आता है? राइट ऑरिकल में आता है। फिर हमारी जो राइट वेंट्रिकल है, ये है हमारी राइट वेंट्रिकल, यहाँ से निकलती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ से निकलती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। और ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? ये पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के पास ले जाती है, किसको? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास ले जाके उसका ऑक्सीजनेशन कराती है। अब तुम कहोगे आप आर्टरी के लिए कह रहे हो कि आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है? हाँ, सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है। आर्टरी सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, नो डाउट, हम बचपन से पढ़ते हैं। पर पल्मोनरी आर्टरी है लंका का विभीषण, ठीक है, लंका का विभीषण है ये क्या करती है? हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है। वैसे ही एक होती है पल्मोनरी वेन। वेन कौन सा ब्लड कैरी करती है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। पर जो हमारी पल्मोनरी वेन है ये हमारा कौन सा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है ये, ठीक है। ये भी है हमारा लंका का विभीषण, ठीक। अब हमारी ये बात हो गई। हम एक यूस्टेचियन वाल्व भी होता है, इसका नाम याद रखना। यूस्टेचियन वाल्व जो होता है वो इन्फीरियर वेना कावा पे प्रेजेंट होता है। इन्फीरियर वेना कावा अभी बताया ना, नीचे से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट करके राइट ऑरिकल में डालती है, ठीक है। तो ये हमारा यूस्टेचियन वाल्व होता है। असर्शन रीजन, वाल्व्स क्यों प्रेजेंट होते हैं? वाल्व्स आर प्रेजेंट बिटवीन एट्री एंड वेंट्रिकल सो दैट इट कैन प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को रोकते हैं। ढक्कन क्या करता है? हमारा डब्बे से कंटेंट को बाहर निकलने से रोकता है। ढक्कन क्यों लगाते हो? पानी अगर भरा हो और ढक्कन ना लगाओ तो पानी अगर पलटेगा तो बाहर निकल जाएगा, तो इसीलिए ढक्कन लगा होता है, वाल्व्स लगे होते हैं। एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा हार्ट किससे बना होता है? कार्डियक मसल से बना होता है। स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर होता है जिसको नोडल टिश्यू बोलते हैं। हमारा जो हार्ट है वो मायोजेनिक होता है। कैसा होता है? मायोजेनिक। क्यों मायोजेनिक बोला? क्योंकि ये हमारे ब्रेन से कंट्रोल नहीं होता। मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन थोड़ा सा कंट्रोल होता है, पर मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन ब्रेन से कंट्रोल नहीं होता। जो हमारा दिल धड़कता रहता है ना, लब डब करता रहता है, वो ब्रेन नहीं कराता। वो अपना हार्ट का एक स्पेशल नोडल मस्कुलेचर है, वो खुद ही अपने पूरे कंट्रोल कर लेता है। तो दिस इज अ वेरी पिक्यूलियर एंड अ गुड फीचर ऑफ आवर ह्यूमन हार्ट। सी द क्रिएशन ऑफ गॉड, सो ब्यूटिफुल। ऑटोरिदमिक होता है, सेल्फ एक्साइटेटरी होता है। इसमें एसए नोड होता है और एक एबी नोड होता है। ये जो एसए नोड होता है ना, यही हमारी जो है दिल को धड़काता है, लब डब कराता है। तो ये हमारा क्या होता है? पेस मेकर ऑफ द हार्ट का है। ये हार्ट की पेस मतलब क्या होता है? स्पीड। स्पीड से क्या डिसाइड होती है? इसकी हार्ट बीट। ये हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। ये हमारे कॉर्डेट टेंडनी है, ये हमारा एवी नोड है। कॉर्डेट टेंडनी के बारे में हम बात ऊपर कर चुके हैं। ये हमारा जो एवी नोड है, अभी देखो हम लोकेशन देख लेते हैं। जो हमारा एसए नोड है इसकी लोकेशन देखना। ये हमारे कौन से एट्रियम में है? राइट एट्रियम में है। और कहाँ पर है? ऊपर की साइड पर है। और कौन सी साइड पर है? हमारी राइट साइड पर है। तुम्हें लग रहा होगा कि ये लेफ्ट साइड है, पर ये जो लेफ्ट साइड तुमको दिख रही है उसको हम डायग्राम में उल्टा मानते हैं। ये लेफ्ट साइड दिख रही है, देन दिस इज द राइट साइड। तो हमारे कहाँ पर है? दिस इज लोकेटेड इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। एसए नोड इज लोकेटेड इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। और एबी नोड कहाँ प्रेजेंट है? लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, ठीक है। हमारे कुछ फाइबर्स होते हैं। एक होता है हमारा बंडल ऑफ हिज, एक होता है पुरकिंजे फाइबर्स। ये जो बंडल ऑफ हिज है ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे पाया जाता है। और जो हमारा पुरकिंजे फाइबर्स है ये कहाँ से आई? जो पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं ना, ये हमारा एवी नोड है, इसी का जो नोडल टिश्यू होता है, एवी नोड का जो नोडल टिश्यू होता है वही इन पुरकिंजे फाइबर्स को बनाता है। और पहले ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर लगे होते हैं और फिर ये धीरे धीरे क्या करते हैं? लेफ्ट और राइट में सेपरेट हो जाते हैं। तो एवी नोड का जो नोडल टिश्यू था उसी ने बनाया हमारा एवी बंडल को। उसी एवी बंडल से जो वेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर लगा होता है वो धीरे धीरे सेपरेट आउट होकर लेफ्ट और राइट पुरकिंजे फाइबर्स में बन जाता है।
अब हमारे आता है ऐसे नोड, हमने बता दिया पेसमेकर ऑफ द हार्ट होता है। पेसमेकर ऑफ द हार्ट क्या कराता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी। कभी किसी का पेसमेकर अगर खराब हो जाता है तो ऑफकोर्स बात है उसका दिल धड़कना बंद हो जाएगा, तो उसका क्या होता है, पेसमेकर, आर्टिफिशियल पेसमेकर उसका ऑपरेशन करके लगाया जाता है। एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल, इसके पास एबिलिटी है, खुद की एबिलिटी है, जो मैंने कहा ना मस्कुलर, इसका कार्डियक मस्कुलेचर बहुत ही स्पेशल मस्कुलेचर है, इसके पास खुद की एबिलिटी है विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलस, ये अपने क्या कर सकती है, ये कर सकती है अपना धड़कन को, पेस को सेट कर सकती है, ऑटो एक्साइटेबल है, मायोजेनिक है, ठीक है। कैन जनरेट 70 टू 75 पर मिनट, हमारी हार्ट बीट कितनी होती है 70 टू 75 पर मिनट, एवरेज में 72 लेते हैं, एवरेज में 72 लेते हैं, 70 टू 75 पर मिनट हमारी हार्ट बीट, एक मिनट में दिल इतनी बार धड़क लेता है, सोचो, सी द ब्यूटीफुल क्रिएशन। लोकेशन हमने ऊपर बात कर ही ली है, लोकेशन की हम बात ऊपर कर चुके हैं। वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर थिकर देन एट्रिया, हमने अभी ऊपर हार्ट के डायग्राम में देखा था, यहाँ पे भी देखा था, जो वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल हैं ये एट्रिया से देखो थिक दिख रहे हैं, क्यों एट्रिया से थिक हैं, वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल आर थिकर देन एट्रिया, वाई, बिकॉज ये जो वेंट्रिकल है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, वही अयोटा में, अयोटा हमारी मेन सबसे बड़ी कैपिलरी है ब्लड की, जो कि आर्टरी है, जो कि सारे जो है हमारे बॉडी में ब्लड सप्लाई करती है। तो मानो अगर किसी चीज़, तुम्हें अगर पानी को दूर भेजना है ना, पानी को अगर दूर भेजना है या फिर ब्लड को दूर भेजना है, तो हमें ऐसा थोड़ी ना कि खाली आसपास के ऑर्गन्स को ब्लड देना है, हमें तो पूरा पैर तक ब्लड देना है, दिल तो यहाँ है, पैर तो सबसे नीचे है, कैसे दोगे इतना सारा ब्लड, जब बहुत ही हाई प्रेशर से ब्लड जाएगा, हाई प्रेशर से जब तक ब्लड नहीं जाएगा तब तक ब्लड हमारे पूरी बॉडी में नहीं पहुंचेगा। तो ये जो हमारी वेंट्रिकल्स हैं, इनकी वॉल्स थिक होती हैं, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड इनटू द आयोटा, जब तक इनकी वॉल्स थिक नहीं होंगी तब तक हाई प्रेशर से ब्लड नहीं जाएगा, तो ये इसका रीज़न हो गया। एक्शन पोटेंशियल ऑर्डर, हमारे एनसीईआरटी कहते हैं कि जो हमारे कार्डियक मस्कुलेचर हैं, एसए नोड, एवी नोड, पुरकिंजे फाइबर्स, बंडल ऑफ हिल्स, ये इन सबके पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की एबिलिटी होती है खुद की, ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। तो जो हमारे एवी नोड, एसए नोड होता है, वो सबसे ज़्यादा जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर लेती है, तो इसका ऑर्डर है 70 टू 75 पर मिनट कौन जनरेट कर लेता है, एसए नोड। एवी नोड कितनी कर लेती है, एवी नोड हमारी 60 टू 65 पर मिनट कर लेती है। बंडल ऑफ हिल्स कर लेता है 40 टू 45 पर मिनट, पुरकिंजे फाइबर्स 20 टू 25 पर मिनट। तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर के बेसिस पे अरेंज हो गया, बस 70 टू 75 याद कर लेना, बाकी याद करने की ज़रूरत नहीं है। कार्डियक साइकिल, अब फोकस होकर सुनना, थोड़ा सा ये लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है। कार्डियक साइकिल, हम कहते हैं हमारा दिल की जो एक बीट होती है, जो हमारी जो दिल की एक बीट होती है, वो कैसे बनती है, देखो, हार्ट पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये हुआ कॉन्ट्रैक्शन, ये हुआ रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोला, सिस्टोल, रिलैक्सेशन को क्या बोला, डायस्टोल। सो इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग देन रिलैक्सिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग रिलैक्सिंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिस्टोल और डायस्टोल फेज। सिस्टोल कैसा होता है, कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है, डायस्टोल कैसा होता है, रिलैक्सेशन फेज होता है। तो ये एक सिस्टोल एक डायस्टोल को बना के एक बीट बनाता है। अब देखो ये हमारा कैसे होता है, जो हमारा हार्ट है, इसके एट्रिया है, ये दो वेंट्रिकल है, 4 चेम्बर्ड हार्ट है हमारा, ये दो एट्रिया हैं, ये दो वेंट्रिकल है। हमारे एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व्स हैं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, ये है हमारे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वैल्व्स, एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व्स। जैसे ही लंग्स से ब्लड आया, मैंने क्या कहा, लंग्स क्या करती हैं, हमारी ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, है ना। तो जैसे ही लंग्स से ब्लड आता है, क्या आता है, लंग्स से आया ब्लड, वो कौन सा ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वो कहाँ आया, हमारे हार्ट के अंदर आ गया, सारा ब्लड लंग्स से हमारे हार्ट के अंदर आ गया। तो हमारे वैल्व्स ऐसे बंद थे, जैसे ही लंग्स से प्रेशर पड़ा, ये वैल्व्स क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, क्यों, क्योंकि इन पे प्रेशर पड़ा ब्लड का, ठीक है। तो ये वैल्व देखो हमारे खुल गए, अभी यहाँ पे हमारे ये ऑरेंज कलर के वैल्व्स जो थे वो बंद थे, यहाँ पे हमारे वैल्व्स खुल गए, एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व्स खुल गए। सेमील्यूनर वैल्व्स जो कि हमारे अयोटा और पल्मोनरी आर्टरी के नीचे हैं, वो अभी भी बंद हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे आया हमारा ब्लड, यहाँ पे आया हमारा सारा ब्लड। अब ये बताओ, जब कपड़े धो के सुखाते हो, तो जैसे सुखा देते हो अगर, तो उसमें से पानी गिरता रहता है, तो एट्रिया से जब ये वैल्व्स खुले तो वेंट्रिकल्स में हमारा क्या आ गया, ब्लड आ गया। और क्या सारा ब्लड आ जाएगा, नहीं, 80% ऑफ द ब्लड आ जाएगा। जब कपड़े धो के सुखाते हो तार पे, तो क्या होता है, उसमें से पानी निकलता रहता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम तक निकलता है, उसके बाद क्या होता है, वो पानी नहीं निकलता है। फिर तुम क्या करते हो, कपड़े को उठाते हो और निचोड़ देते हो। तो अब ये देखो 80% पैसिव फिलिंग हो गई, पैसिवली तार पे कपड़ा लटका है और पानी गिर रहा है। लेकिन जब तुम्हें अब क्या करना है, सारा कपड़े से पानी निकालना है, सारा हार्ट से एट्रिया से ब्लड निकालना है, तो क्या करोगे, एट्रिया का सिस्टोल करा दोगे, एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करा दो। जैसे कपड़े को मोड़ते हो वैसे एट्रिया को भी मोड़ देंगे, एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करा देंगे, एट्रियल सिस्टोल हो जाएगा। एट्रियल सिस्टोल होगा तो जो रिमेनिंग 20% ऑफ द ब्लड है वो भी सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा, और इसको क्या बोलेंगे, एक्टिव फिलिंग। एक्टिव फिलिंग क्यों, क्योंकि हमने उसको एट्रिया को सिस्टोल करा दिया, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन करा दिया। अब देखो हमारा क्या होता है, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, सारा ब्लड
ब्लड कहाँ आ गया, वेंट्रिकल्स में आ गया। अब हम क्या करेगा, वेंट्रिकल सिस्टोल करना का स्टार्ट करेगा। जब एट्रिया सिस्टोल करता है तो वेंट्रिकल डायस्टोल करता है। ये ऊपर एट्रिया नीचे वेंट्रिकल, एट्रिया ने सिस्टोल करा, वेंट्रिकल ने रिलैक्स करा, पहले ऐसे हैं दोनों, एट्रिया सिस्टोल वेंट्रिकल रिलैक्स, एट्रिया सिस्टोल वेंट्रिकल रिलैक्स, वेंट्रिकल सिस्टोल एट्रिया रिलैक्स, वेंट्रिकल सिस्टोल एट्रिया रिलैक्स, एट्रिया ने सिस्टोल करा, वेंट्रिकल रिलैक्स हुई, और जब वेंट्रिकल ने सिस्टोल करा तो एट्रिया रिलैक्स हुई। एक सिस्टोल तो एक डायस्टोल, ऐसे चलता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब हमारा एट्रिया ने सिस्टोल कर लिया, अब वेंट्रिकल्स की बारी आई। तो सोचो वेंट्रिकल्स नीचे से प्रेशर लगा रहे, नीचे से जब प्रेशर लग रहा है तो ब्लड ऊपर भागेगा, और ऊपर भागेगा तो क्या करोगे भाई, ढक्कन बंद कर दोगे, ऊपर तो भगाना नहीं है ब्लड को। बैक फ्लो ऑफ द ब्लड कौन रोकता था, वैल्व्स रोकते थे। तो वेंट्रिकल सिस्टोल जब हुआ तो ढक्कन बंद हो गए, तो जैसे ढक्कन बंद हुए, ढक्कन बंद होने की आवाज आई, उस आवाज को क्या बोला, लब। तो पहली आवाज कौन सी आ गई, लब। लब की आवाज आई, पहली आवाज, ढक्कन बंद हो गया, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स बंद हो गए, ठीक है। फिर हमारे आते हैं, अब देखो क्या हुआ, सारा हमारा ब्लड कहाँ पे आ गया, वेंट्रिकल्स में आ गया, और ऊपर के दोनों वाल्व्स बंद हो चुके हैं। अब ये वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, वेंट्रिकल्स मैंने क्या कहा था, बहुत ही प्रेशर से जो है ब्लड को पूरी बॉडी में भेजेंगे, अयोटा में भेजेंगे। अब सारा ब्लड बहुत ही प्रेशर से क्या हुआ, रैपिड इजेक्शन हुआ। ये फेज कौन सा है, रैपिड इजेक्शन फेज है। यहाँ पे प्रेशर से सारा ब्लड बाहर निकला, और प्रेशर को क्या बोलते हैं, स्ट्रोक पड़ा, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब सारा ब्लड प्रेशर से निकला, 70 ml ऑफ द ब्लड इज नोन एज द स्ट्रोक वॉल्यूम। ये सारा ब्लड हमारा बाहर निकला, हमारे दोनों सेमी ल्यूनर वाल्व जो है खुल गए। जो हमारा पल्मनरी आर्टरी और अयोटा के बेस पे होता है उसको हम सेमी ल्यूनर वाल्व्स बोलते हैं, और जो हमारे एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स होते हैं, जो एट्रिया वेंट्रिकल के बीच में होते हैं, उनको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स बोलते हैं। हमारे सेमील्यूनर वाल्व्स खुल गए, हमें सेमील्यूनर वाल्व्स खुले, पूरी बॉडी में ब्लड चला गया। अब पूरी बॉडी में ब्लड चला गया, हार्ट का थोड़ा सा काम कंप्लीट हो गया। अब हार्ट क्या करेगा, थोड़ा रिलैक्स करेगा, थोड़ा चिल मारेगा। अब ये थोड़ा चिल हो गया भाई, अब सारा ब्लड जा चुका है। अब ये क्या करेगा, जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल मतलब एट्रिया भी रिलैक्स है और वेंट्रिकल भी रिलैक्स है, एट्रिया भी रिलैक्स है और वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स है, और सारा ब्लड सेमील्यूनर वाल्व्स के बाहर निकल जा चुका है। अब क्या होगा, सेमील्यूनर वाल्व, जैसे एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स बंद हुए तो कौन आवाज आई थी, लब। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स बंद हुए तो लब आवाज आई। अब सेमील्यूनर वाल्व्स बंद होंगे तो कौन सी आवाज आएगी, डब। फिर से एक ढक्कन बंद हुआ तो कौन सी आवाज आई, डब की आवाज आई। डब, डी फॉर डब, डी फॉर दूसरी हार्ट साउंड। पहली हार्ट साउंड कौन सी है, लब। दूसरी हार्ट साउंड कौन सी है, डब। तो अब क्या कहोगे, दिल धक धक करता है, नहीं, दिल लब डब करता है, ठीक है। अब इसमें एक दो इंपॉर्टेंट बातें ये हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम इसके बारे में देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमारी यहाँ पर ये थी कि देखो यहाँ पे हमने देखा था एट्रिया सिस्टोल कर रहा था। एट्रिया कितनी देर के लिए सिस्टोल करता है, 0.1 सेकंड के लिए सिस्टोल करता है। कितनी देर के लिए सिस्टोल करता है, 0.1 सेकंड के लिए सिस्टोल करता है। अब यहाँ पे हमारा वेंट्रिकल्स जब एट्रिया सिस्टोल कर रहे थे तो वेंट्रिकल्स क्या कर रहे थे, डायस्टोल कर रहे थे। एक सिस्टोल करता है तो एक डायस्टोल करता है, एक सिस्टोल करता है तो दूसरा डायस्टोल करता है। तो यहाँ पे हमारा डायस्टोल कर रहे थे। अब यहाँ पे हमारे वेंट्रिकल्स क्या हुए, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हुए। एट्रियल सिस्टोल के बाद वेंट्रिकल सिस्टोल आया। तो अब यहाँ पे हमारा वेंट्रिकुलर डायस्टोल कर रहे थे, तो ये आखिरी फेज था जहाँ पे वेंट्रिकल डायस्टोल कर रहे थे। शुरुआत में भी देखो वेंट्रिकल रिलैक्स थे, डायस्टोल था, यहाँ पे भी डायस्टोल था, यहाँ पे भी डायस्टोल था, यहाँ पे सिस्टोल आ गया एकदम से। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, मतलब डायस्टोल का एंड हो गया, वेंट्रिकुलर डायस्टोल का एंड हो गया, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। फिर हम यहाँ पे देखते हैं और हमारा जो जाइंट डायस्टोल हुआ था, एट्रिया ने सिस्टोल कितनी देर के लिए करा था, 0.1 सेकंड के लिए। वेंट्रिकल ने सिस्टोल कितनी देर के लिए करा था, 0.3 सेकंड के लिए। और जॉइंट डायस्टोल कितनी देर के लिए हुआ, जॉइंट डायस्टोल हुआ हमारा 0.4 सेकंड्स के लिए। जॉइंट डायस्टोल हुआ हमारा 0.4 सेकंड्स के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो एक हमारा था एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ये है हमारी एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो वेंट्रिकल्स का सिस्टोल खत्म हो चुका है। अभी यहाँ पे वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहे थे, यहाँ पे भी वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहे हैं, यहाँ पे देखो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे वेंट्रिकल्स वापस से अपने जॉइंट डायस्टोल में आ गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम हो गया। ऊपर क्या था, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, अब क्या आया, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एक कार्डियक साइकिल के कितना टाइम लगा, 0.1 सेकंड एट्रियल सिस्टोल, 0.3 सेकंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल, 0.4 सेकंड जॉइंट डायस्टोल।
टोटल 0.8 सेकंड का टाइम लगा हमारी एक कार्डियक साइकिल को। तो ऐसे हमारा हार्ट लब डब कर करके 72 टाइम्स पर बीट, 72 टाइम्स पर मिनट हमारा हार्ट धड़कता है, लब डब करता है। ये है हमारा, आप कैसे याद रखोगे, देखो ये एट्रिया है, ये बाहर वाला क्या है, एट्रिया है, जो बाहर गोला है वो एट्रिया का है, जो अंदर गोला है वो वेंट्रिकल्स का है। हमने इसको कितने बार पार्ट में बांट दिया, हमने 8 पार्ट में बांट दिया। क्यों 8 पार्ट में बांटा, क्योंकि हमारा 0.8 सेकंड की साइकिल है, 0.8 सेकंड की साइकिल है। तो एट्रिया हमारा यहाँ पे देखो ये 0.1 सेकंड, एट्रियल सिस्टोल कितनी देर के लिए होता है, 0.1 सेकंड के लिए, इजी याद हो गया। वेंट्रिकल सिस्टोल कितनी देर के लिए होता है, 0.3 सेकंड के लिए होता है। ये देखो 0.3 सेकंड यहाँ पे शो हो गया, 0.3 सेकंड के लिए क्या होता है हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है 0.3 सेकंड। और जॉइंट डायस्टोल कितनी देर के लिए होता है, जॉइंट डायस्टोल हमारा होता है 0.4 सेकंड के लिए। ये देखो 0.4 सेकंड यहाँ पे हमने डिपिक्ट कर दिया, ये हो गया हमारा 0.4 सेकंड के लिए जॉइंट डायस्टोल, याद हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम पे। स्ट्रोक वॉल्यूम EdV माइनस ESV होता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम गिव्स यू द स्ट्रोक वॉल्यूम विच इज 70 ml। ये हमने ऊपर देखा था 70 ml था। स्ट्रोक वॉल्यूम कैन बी ऑल्टर्ड, मतलब जरूरी नहीं है कि हर समय 70 ml ही हो। एथलीट्स में जो है वो स्ट्रोक वॉल्यूम थोड़ा कम देखने को मिलता है ना। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है हमारा, ऑल्टर हो सकता है। जब तुम भागते हो तो क्या होता है, दिल तेज तेज धड़कने लगता है ना, तेज तेज उसका प्रोसेस होने लगता है, जो कार्डियक साइकिल है वो तेज तेज होने लगती है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाता है, हार्ट बीट का रेट बढ़ जाता है। हार्ट बीट कितने टाइम पर मिनट करता है, 72 करता है, हो सकता है तुम भाग रहे हो तो 100 पहुंच जाए। तो क्या होता है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम ऑल्टर होता रहता है, ठीक है सॉरी। और कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा हमारा, ऑल्टर हो जाएगा। क्यों, अगर स्ट्रोक वॉल्यूम ऑल्टर होगा तो कार्डियक आउटपुट भी ऑल्टर होगा। कैसे, कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन सुनो। स्ट्रोक वॉल्यूम, पहले कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन सुनो। अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड इन 1 मिनट, 1 मिनट में हार्ट जितना ब्लड को पंप करता है उसको हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड इन 1 बीट, एक धड़क में, एक बीट में हार्ट जितना ब्लड को पंप करता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। एंड अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड इन 1 मिनट उसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला देखो, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट। तो हार्ट बीट, अगर तुम भाग रहे हो तो हार्ट बीट बढ़ेगा, हार्ट बीट बढ़ा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हुआ तो ऑफकोर्स सी बात है कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। कार्डियक आउटपुट कितना होता है, 70 × 72, नॉर्मल केस में 70 × 72 5040 मिलीलीटर पर मिनट, जो कि 5 लीटर पर मिनट का कार्डियक आउटपुट होता है। मतलब 5 लीटर ब्लड जो है हमारा हार्ट पर मिनट पंप करता रहता है। आफ्टर एक्सरसाइज जो है कार्डियक आउटपुट पहले बढ़ता है फिर कम हो जाता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि हार्ट बीट बढ़ जाती है ना, फिर धीरे धीरे कम होती है, स्ट्रोक वॉल्यूम भी है नॉर्मल आता है, तो वो फिर से कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एथलीट्स के केस में जो कार्डियक वॉल्यूम होता है वो ज़्यादातर हाई रहता है, क्योंकि उनका हार्ट बीट जो है फास्ट रहती है जनरली, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की बात कर लेते हैं, ECG की। कुछ लोगों ने ECG अगर टेस्ट कराया हो तो वो जानते हैं, जो एक मशीन यूज़ होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब तुम कहोगे मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोल रहे हैं, हाँ, मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। और जो ऑब्टेन होता है, हार्ड कॉपी जो आती है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं, उल्टा होता है। मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं, और जो हार्ड कॉपी मिलती है हमें उसकी, जिसमें ऐसे ऐसे करके बना होता है, ऐसे ऐसे बना होता है, ऐसे ऐसे, हालांकि ये टेक्निकली बहुत गलत है, ये टेक्निकली बहुत गलत है, अभी सही तरीके से बना के दिखाऊंगी ऐसे। ये हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये होता है, देखो यहाँ मॉनिटर पे शो हो रहा है, यहाँ पे ये देखो मॉनिटर, तो ये है हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। जो मशीन होती है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। स्टैंडर्ड ECG की बात करें, स्टैंडर्ड ECG के लिए हमें 3 इलेक्ट्रोड चाहिए होती हैं, 1 to each wrist, दोनों रिस्ट पे एक एक इलेक्ट्रोड्स लगाई जाती हैं, और एक इलेक्ट्रोड हमारी लेफ्ट एंकल पे लगाई जाती है। एक इलेक्ट्रोड कहाँ लगाई जाती है, हमारी लेफ्ट एंकल पे लगाई जाती है, ठीक है। अगर डिटेल्ड इवैल्यूएशन चाहिए, हम यहाँ पे सिर्फ स्टैंडर्ड की ही बात करेंगे, NCERT हमारी सिर्फ स्टैंडर्ड ECG की बात करती है। पर अगर किसी पेशेंट का डिटेल में देना हो तो बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स, बहुत सारी लीड्स उसकी जो है कहाँ पे भी लगा दी जाती हैं, उसके चेस्ट पे लगा दी जाती हैं। ये है हमारा स्टैंडर्ड ECG। तो जो ऐसे ऐसे बनाते हो वो बिल्कुल गलत है। ये है हमारा स्टैंडर्ड ECG। PQRST, इसमें ये लेटर्स होते हैं, PQRST। जो हमारा P वेव है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया को रिप्रेजेंट करता है। P wave represents the depolarization of the atria. Depolarization क्या होता है, contraction of the atria from the normal state to the excited state। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है,
तो डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया लीड्स टू एट्रियल सिस्टोल। फिर हमारा जो QRS कॉम्प्लेक्स है, ये है हमारा QRS कॉम्प्लेक्स। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। याद रखना, डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स को कौन रिप्रेजेंट करता है? QRS कॉम्प्लेक्स। खाली Q वेव नहीं, खाली R वेव नहीं, खाली S वेव नहीं, QRS कॉम्प्लेक्स पूरा वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। एग्जामिनर क्या करेगा? लिख देगा खाली Q वेव रिप्रेजेंटेड, खाली R वेव वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती नहीं, QRS तीनों मिलके वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और डीपोलराइजेशन से क्या होगा? वेंट्रिकुलर का सिस्टोल हो जाएगा। अगर हम किसी ECG ग्राफ को देखना कभी घर पे पढ़ा हो, तो उसमें QRS कॉम्प्लेक्स को अगर तुम काउंट करोगे तो वो हार्ट बीट को बताता है हमारा, ठीक है। जो हमारा T वेव होता है वो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को बताता है। जो हमारी T वेव है वो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को बताती है। अब ध्यान देना, वहां पे हमने पढ़ा था वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन QRS के लिए, और यहाँ पे क्या बताती है? रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट पे लाना। एक्साइटेड स्टेट कौन सी थी? हमारी कॉन्ट्रैक्शन वाली फेज। कॉन्ट्रैक्शन से डायस्टॉल पे लाना, उसको क्या बोलेंगे? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। एक्साइटेड टू नॉर्मल। एंड ऑफ द T वेव्स मार्क्स द एंड ऑफ द सिस्टोल। जैसे T वेव एंड होगी वो हमारे क्या मार्क करेगी? सिस्टोल एंड हो चुका है। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स शॉर्टली आफ्टर Q वेव। देखो यहाँ पे दिखाया था, ये देखो यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है जैसे शॉर्टली आफ्टर Q वेव के बाद से हमारा कॉन्ट्रैक्शन हमारा स्टार्ट हुआ है, एंड इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। तो पूछा जाएगा विच वेव मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल, तो तुम क्या आंसर दोगे? Q वेव। अब आते हैं आर्टरी और वेन्स के ऊपर। तो आर्टरी और वेन्स क्या होती है हमारी? आर्टरी और वेन्स के बारे में हमने पहले बात कर ली। सारी आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट पल्मनरी आर्टरी एंड पल्मनरी वेन, अम्बलाइकल आर्टरी एंड अम्बलाइकल वेन। अब अम्बलाइकल मैंने पहले नहीं बोला था, इसको याद रखने की इतना नीड नहीं है, क्योंकि अम्बलाइकल आर्टरी तो तब बनेगी ना जब फीटस विल बी इन द मदर्स वूम, है ना। अम्बलाइकल कॉर्ड होते हैं उसी में होती है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारी आर्टरी और वेन की बात कर लेते हैं। जो हमारा आर्टरी होता है, इसका डायग्राम देखो। आर्टरी को अगर हम ऐसे काटें, ये है हमारी आर्टरी, तो अगर हम इसको बीच से ऐसे काटें तो कैसे दिखेगी? गोल गोल दिखेगी ना। तो आर्टरी का हमने TS लिया है। आर्टरी का जो ल्यूमन होता है वो बहुत ही नैरो होता है, बहुत ही पतला सा ल्यूमन होता है। और इसमें क्या होती है? इसकी 3 लेयर्स होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना। जो एक्सटर्ना वाली लेयर होती है, जो हमारी एक्सटर्नल लेयर होती है, वो कोलाजन फाइबर्स की बनी होती है। कोलाजन फाइबर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं। पहले भी बताया है कि एनिमल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन है कोलाजन प्रोटीन। इसलिए कहते हैं ना कि विटामिन E ले लो, विटामिन C ले लो। ये सब क्या करते हैं? विटामिन E और विटामिन C जो हमारी स्किन की टाइटनिंग में मदद करते हैं। आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी विटामिन E बहुत ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि ये कोलाजन फाइबर्स के मेंटेनिंग में हेल्प करता है, उसको टाइट करता है कोलाजन फाइबर्स को। तो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू है विद कोलाजन फाइबर्स। ट्यूनिका मीडिया, मीडिया मतलब मिडिल वाली लेयर। मिडिल वाली लेयर ज्यादातर हमेशा स्मूथ मसल से बनी होती है, क्योंकि दिस इज द इनवॉलेंट्री लेयर विच इज परफॉर्मिंग ऑल द कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। ट्यूनिका इंटरना जो है वो स्क्वामस एंडोथेलियम से बनी होती है। अभी बताया था कैपिलरी की हमेशा अंदर की लाइनिंग किससे होती है? एंडोथेलियम से होती है। सो दिस इज ऑल क्लियर। वेन्स में भी सेम चीज होती है, सेम तरीके से बनी होती है तीनों लेयर, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना। बस इसमें एक डिफरेंस है, जो वेन्स का जो हमारा ल्यूमन है वो वाइड होता है, आर्टरी का ल्यूमन कैसा होता है? नैरो होता है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। आर्टरी हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट कैरी करती है, वेन्स हमारा अवे फ्रॉम द हार्ट कैरी करती है। सारी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है, एक्सेप्ट लंका का विभीषण, दैट इज पल्मनरी आर्टरी एंड पल्मनरी वेन। ल्यूमन नैरो होता है, ल्यूमन वाइड होता है। अब देखो, अगर किसी चीज का ल्यूमन नैरो है, जब पत्ते धोने होते हैं पेड़ के, तो क्या करते हो? पाइप का ल्यूमन ऐसे दबा देते हो ना, पाइप को दबा देते हो तो क्या होता है? हाई प्रेशर से पानी निकलता है। तो जो पत्तों पे, पेड़ के पत्तों पे क्या होती है? मिट्टी होती है ना, वो साफ हो जाती है। तो वैसे ही आर्टरीज का ल्यूमन कैसा होता है? नैरो होता है। इसीलिए इसके में ब्लड कैसा होता है? हाई प्रेशर का होता है। सर्शन रीजन व्हाई हाई प्रेशर ब्लड इज फाउंड इन द आर्टरीज, बिकॉज दे हैव अ नैरो ल्यूमन। और यहाँ पे वाइड ल्यूमन होता है, इसीलिए लो प्रेशर होता है। डीपली सीटेड होती हैं हमारी आर्टरीज और सुपरफिशियली लोकेटेड होते हैं हमारी वेन्स। अगर हाथ में देखो कभी, हाथ में क्या दिखती है? ग्रीन ग्रीन ब्लू ब्लू कलर की वेन्स दिखती हैं। क्यों? क्योंकि वेन्स क्या दिखती है कि सुपरफिशियल होती है। आर्टरी कैसी होती है? डीप सीटेड होती है। जो हमारे वेल्व्स होते हैं वो आर्टरी में एब्सेंट होते हैं। क्यों? आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, तो उसमें कोई जरूरत ही नहीं ना वेल्व्स की, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। तो अगर मिक्स भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और अगर जो वेन्स हैं उसमें मिक्स हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में फैल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसके में वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं।
ये है हमारे आर्टरीज का पूरा एक नेटवर्क। आर्टरीज और कैपिलरीज और वेन्यूल्स मिलके कैसे एक नेटवर्क बनाते हैं। ये है हमारी अयोटा, जो कि हमारी बिगेस्ट ब्लड वेसल है। वो हमारी किससे मिलती है? आर्टरीज। अयोटा की ब्रांचेस निकली बहुत सारी आर्टरीज। आर्टरीज क्या बनाएंगे? आर्टेरियोल्स। ये फाइन फाइन आर्टेरियोल्स बनी। आर्टेरियोल्स बीच में क्या बनाएंगे? हमारी कैपिलरीज बनाएंगी। फिर वहां से क्या निकलेंगी? वेन्यूल्स, फिर वेन्स, फिर वेना कावा। ठीक है। और ये जो कैपिलरीज हैं, इन्हीं से हमारा डायरेक्ट एक्सचेंज होता है। किसका डायरेक्ट एक्सचेंज होता है? O2 और वेस्ट का। कैपिलरीज हमें ऑक्सीजन दे देंगी, न्यूट्रिएंट्स दे देंगी, है ना, और वेस्ट को वापस ले लेंगी। फिर ये जो वेस्ट है ये कहाँ चला जाएगा? हमारा वेन्यूल या फिर वेन में चला जाएगा। ठीक है। सो दिस इज क्लियर नाउ। डबल सर्कुलेशन, अगेन अ कॉन्सेप्चुअल पार्ट। ध्यान से सुनना, सब कुछ याद हो जाएगा। ये देखो हमारा हार्ट का डायग्राम है। हार्ट का हमने जनरलाइज डायग्राम बनाया है। यहाँ पर राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल से मैंने क्या कहा था? अयोटा निकलती है। लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन निकलती है? अयोटा निकलती है। पल्मनरी आर्टरी कहाँ से निकलती है? हमारी राइट वेंट्रिकल से निकलती है। पल्मनरी वेन कहाँ से निकलती है? लेफ्ट ऑरिकल से निकलती है। इन तीन चीजों को याद रखो। अयोटा कहाँ से निकली? लेफ्ट वेंट्रिकल से। पल्मनरी आर्टरी कहाँ से निकली? राइट वेंट्रिकल से। और हमारी जो है पल्मनरी वेन कहाँ से निकली? लेफ्ट ऑरिकल से। इतनी बात याद हो गई? ठीक है। अब देखो जो हमारी यहाँ पे देखो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया। कौन लाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। इन सुपीरियर वेना केवा ऊपर के पार्ट से लाती है, इंफीरियर वेना केवा नीचे से पार्ट से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती हैं। वो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कहाँ डालती हैं? ये डालती हैं हमारी राइट ऑरिकल में डालती हैं। कहाँ डालती हैं? राइट ऑरिकल में डालती हैं। ठीक है, राइट ऑरिकल में डाल दिया। अब राइट ऑरिकल के पास जो हमारा वाल्व था, ट्राइकस्पिड वाल्व था, वो खुल जाएगा। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। राइट साइड पे हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इतनी बात क्लियर है? यहाँ पे देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, यहाँ पे हमारा सारा ब्लड है। तो अब यहाँ पे जब राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, तो इस राइट वेंट्रिकल से कौन निकली? अभी बताया, पल्मनरी आर्टरी निकली। पल्मनरी आर्टरी किसके पास गई? लंग्स के पास गई। लंग्स से उसने कहा भाई मुझे थोड़ी ऑक्सीजन दे दो, मेरा ब्लड बहुत ही डीऑक्सीजनेटेड है। लंग्स ने उसको क्या दे दी? ऑक्सीजन दे दी। लंग्स ने ऑक्सीजन दी और लंग्स ने किसको भेजा? पल्मनरी वेन को भेजा। लंग्स से कौन निकली? पल्मनरी वेन। कहाँ खुलती थी पल्मनरी वेन? लेफ्ट ऑरिकल में खुलती थी। लेफ्ट ऑरिकल में कहाँ आ गई? पल्मनरी वेन आ गई। ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा पल्मनरी वेन से लेफ्ट ऑरिकल में आ चुका है। लेफ्ट ऑरिकल में आ गया। अब लेफ्ट ऑरिकल के वैल्व्स खुलेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? अयोटा में जाएगा और अयोटा से टिश्यूज के पास जाएगा। सो दिस इज आवर सर्कुलेशन। दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्यों कहा? अभी क्लियर हो जाएगा। फिर से देख लो एक बार, इसको रिवाइज कर लेते हैं। सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाइन। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से लाई? सारे बॉडी पार्ट से लाई। कहाँ जाके डाला? राइट एट्रियम में डाला। राइट एट्रियम में जैसे ही ब्लड गया, वेल्व खुला, ट्राइकस्पिड वेल्व, राइट वेंट्रिकल में आ गया। राइट वेंट्रिकल से कौन निकला? पल्मनरी आर्टरी निकली। पल्मनरी आर्टरी किसके पास ले गई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? लंग्स के पास। लंग्स से उसने क्या कहा? ऑक्सीजन दे दो। ऑक्सीजन दे दी। ऑक्सीजन दे के किसके पास भेज दिया? पल्मनरी वेन के पास भेज दिया। पल्मनरी वेन से कहाँ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड? लेफ्ट ऑरिकल में आया। लेफ्ट ऑरिकल का वाल्व खुला, बाइकस्पिड वाल्व, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। लेफ्ट वेंट्रिकल वाल्व से अयोटा में गया, अयोटा से सारे टिश्यूज तक गया और फिर से ये पूरा सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो हमने इसको डबल सर्कुलेशन क्यों बोला। एक होता है पल्मनरी सर्कुलेशन, एक होता है हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। हमारा पल्मनरी जब भी वर्ड आ जाए ना, वो लंग्स से रिलेटेड होता है। पल्मनरी वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड टू द लंग्स। तो हमारा राइट वेंट्रिकल से जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, तो पल्मनरी आर्टरी लेके गई। पल्मनरी आर्टरी ने किसको दिया? लंग्स को दिया। लंग्स से मांगी थोड़ी सी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डाली, ऑक्सीजन डाल के पल्मनरी वेन में आया, पल्मनरी वेन से हमारा लेफ्ट ऑरिकल में आ गया। तो दिस वाज अ पल्मनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या हुआ? सिस्टमिक सर्कुलेशन किसको कहते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड अयोटा में गया, अयोटा से टिश्यूज में गया, टिश्यूज से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला, टिश्यूज ने ऑक्सीजन को यूज करा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से ब्लड में डाला, ब्लड से कहाँ गया? सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, सारा पकड़ के लेके आए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और कहाँ डाल दिया उन्होंने? राइट ऑरिकल में डाल दिया। दिस इज आवर सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मनरी सर्कुलेशन में हमेशा कौन आएगी? लंग्स आएगी, बिकॉज लंग्स आर द मेन main organ of a body which adds oxygen to it. Okay.
अब आता है हमारा कॉर्नरी सर्कुलेशन। कौन आता है हमारा कॉर्नरी सर्कुलेशन। कॉर्नरी सर्कुलेशन क्या होता है? कॉर्नरी आर्टरी और कॉर्नरी वेन्स, मतलब हार्ट कहेगा भाई तुम मेरे से इतना काम ले रहे हो कि तुम मुझे ब्लड नहीं दोगे, सबको ब्लड देता रहूंगा मैं, मुझे नहीं मिलेगा कुछ। तो कॉर्नरी आर्टरी और कॉर्नरी वेन्स इस हार्ट को ब्लड देती हैं। आर्टरी किसको देगी? हार्ट को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देगी हार्ट को, और वेन क्या करेगी? कॉर्नरी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लेगी और राइट एट्रियम में जाके उसके डाल देगी। पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन क्या है? हमारी बॉडी में एक पोर्टल सर्कुलेशन का एक पूरा सिस्टम होता है, पोर्टल सिस्टम होता है, जो कहाँ से कनेक्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से एक निकलती है हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक पोर्टल वेन कहाँ से निकलती है? स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलती है। कहाँ तक जाती है? लिवर तक जाती है। लिवर से कौन सी वेन निकलती है? हिपैटिक वेन निकलती है, वो हार्ट तक जाती है। याद रखना, हिपैटिक पोर्टल वेन और हिपैटिक वेन दोनों में डिफरेंस है। तो हिपैटिक पोर्टल वेन कहाँ से निकली? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से निकली। स्मॉल इंटेस्टाइन ने सारा फूड एब्जॉर्ब करके यूरिया बनाया, सॉरी NH3 बनाया, सारा फूड एब्जॉर्ब करके अमोनिया बनाया। अब हम लोग तो जानते हो, अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम ना पढ़ा हो तो मेरे चैप्टर्स, मेरे लेक्चर्स सारे पढ़े हैं, आप पढ़ सकते हो, वन शॉट भी है और नॉर्मल लेक्चर्स भी पढ़े। तो ठीक है, यहाँ पे अमोनिया है। हम लोग अमोनोटेरिक तो है नहीं, हम लोग तो यूरियोटेरिक ऑर्गेनिजम्स हैं। तो जो हमारा लिवर है वो यूरिया साइकिल रन करता है। यूरिया साइकिल में वो क्या करता है? NH3 को अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, बिकॉज यूरिया इज लेस टॉक्सिक फॉर अ बॉडी। तो यूरिया में कन्वर्ट कर देता है लिवर। अब ये यूरिया को कहाँ भेजता है? ये यूरिया को हमारे हार्ट में भेजता है। ये यूरिया कहाँ जाता है? हमारे हार्ट में जाता है। तो मैक्सिमम यूरिया कहाँ पे होता है? हमारा हिपैटिक वेन में होता है। मैक्सिमम अमोनिया कहाँ पे होता है? हिपैटिक पोर्टल वेन में होता है। सो दिस वाज आवर पोर्टल सर्कुलेशन। हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी की। अब ब्रेन कहता है कि ठीक है, तुम्हारा अपनी मन मर्जी है, तुम्हारा खुद का अपना एक नोडल टिश्यू है, तुम्हारा स्पेशल मस्कुलेचर है, ठीक है, तुम सब कुछ अपने आप करते हो, ठीक है, लेकिन मैं बॉडी का किंग हूँ, मैं तो तुमको कंट्रोल थोड़ा सा तो करूंगा। तो कुछ पार्ट जो हार्ट का ब्रेन से कंट्रोल होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। जो हमारा हार्ट है, जो हमारा ब्रेन है, उसका एक सेंटर होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। हम जानते हैं कि जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो हमारा इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। तो जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो ANS को सिग्नल देता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को ही सिग्नल देता है। सिंपैथेटिक सिस्टम कब काम करता है? जब हमारी आती है इमरजेंसी की सिचुएशन। मान लो कोई तुम्हारे पीछे भाग रहा हो, तो तुम्हें इमरजेंसी की सिचुएशन में भागने की जरूरत है, तुम्हें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, भले ही तुम कितने भी थके हुए हो, तुम भागोगे। कैसे भागोगे? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको सिग्नल देगा। कौन सा हार्मोन रिलीज कराएगा? एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन, जिसको हम 3F रिस्पॉन्सिव बोलते हैं, फियर, फाइट और फ्लाइट हार्मोन से, एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन। ठीक है, फिर ये हमारे क्या करेंगे? हार्ट बीट को इंक्रीज करा देंगे। जब बहुत डर में भागते हो तो क्या होता है? हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है। अब जब इमरजेंसी की सिचुएशन खत्म हो जाती है तो कौन सा सिस्टम काम करता है? हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी वेगस नर्व होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है, 10th क्रेनियल नर्व होती है। ये इसको सिग्नल देता है, एसिटाइलकोलिन जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है उसको रिलीज कराता है। जो एसिटाइलकोलिन है ना, इसका हमेशा जहां पर भी रिलीज होता है, इसका यही काम होता है कि मैं हार्ट बीट को, कार्डियक आउटपुट को कम करा दूं। तो ये है हमारा हार्ट जो कि हमारे ब्रेन से, जो थोड़ा सा पार्ट हार्ट का जो हमारे ब्रेन से रेगुलेट होता है, न्यूरल रेगुलेशन जिसको बोलते हैं। हमारे सर्कुलेटरी पाथवेज के बारे में बात करते हैं। हमने अभी अपने ह्यूमन के सुंदर से हार्ट के बारे में तो पढ़ लिया। अब यार इतनी एनसीईआरटी ऐसे ज्यादती थोड़ी ना करेगी, खाली ह्यूमन के हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। और भी इतने सारे जानवर हैं भाई, उनके पास भी तो दिल होता है, तो उनके हार्ट के बारे में भी पढ़ लेते हैं। सर्कुलेटरी पाथवेज है, ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है। कुछ लोगों के पास क्लोज होता है, कुछ लोगों के पास ओपन होता है। हम लोग कैसे हैं? क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे है हमारा। क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। हमारे पास क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं, इसके अंदर हमारा ब्लड फ्लो करता है। और जो इनके पास ओपन होता है, जैसे कि कॉकरोच विच बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा, उसके पास कैसा होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। उनके पास एक ओपन स्पेसेस होती है, इतनी बड़ी बड़ी ओपन स्पेसेस होती है, जिसको हम बोलते हैं साइनसेस। अब एक बच्चा है, मान लो उस बच्चे को तुम एक बड़ा सा प्लेग्राउंड दे दो, कह दो उस प्लेग्राउंड में तुम खेलो, और तो क्या तुम उसको कंट्रोल कर पाओगे? इतना बड़ा प्लेग्राउंड, वो बच्चा अकेला खेल रहा है, क्या तुम उस बच्चे को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं, क्योंकि तुम पीछे पीछे भाग ही नहीं पाओगे इतना ज्यादा, तुम उसको रेगुलेट नहीं कर पाओगे इसके एक्शंस को। पर अगर तुम उसको छोटा सा एक एरिया दे दो कि इतने में तुम खेलना, तो तुम उसको रेगुलेट कर सकते हो, तुम उसको डांट सकते हो अगर वो बाहर जा रहा है या अंदर जा रहा है। ठीक है, तो ओपन किसके पास होता है? आर्थ्रोपोड और मोलस्क के पास होता है। ब्लड फ्लोज इन ओपन स्पेसेस कॉल्ड साइनसेस। तो इसमें ब्लड का रेगुलेशन उतना अच्छे तरीके से नहीं हो पाता, उतना प्रिसाइज नहीं होता, क्योंकि ओपन प्लेग्राउंड है, कहीं भी खेल रहा है, ब्लड कहीं भी जा रहा है।
ठीक है। जो हमारे क्लोज होते हैं वो एनालिड्स और कॉर्डेट्स होता है, उनका जो ब्लड फ्लो होता है वो थ्रू ब्लड वेसल्स होता है। कैसा होता है? ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है। और अब असर्शन आएगा दैट ब्लड फ्लो थ्रू वेसल्स इज मोर एडवांटेजेस देन the blood flow in open circulatory system. Why? Because the fluid flow can be precisely regulated. Now the fluid flow can be precisely regulated. सिंगल सर्कुलेशन पे आते हैं। सिंगल सर्कुलेशन किस में होता है? हमने अपने सर्कुलेशन के बारे में पढ़ लिया, हमारा सर्कुलेशन कैसा था? डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है? टू चेम्बर्ड हार्ट होता है। किसमें पाया जाता है? फिशेस में। इनके पास दो चेम्बर का हार्ट होता है। ये देखो, एक है एट्रिया, एक है वेंट्रिकल और बीच में एक वाल्व है। ठीक है, तो इनके पास कैसा होता है? टू चेम्बर्ड हार्ट होता है, वन एट्रिया एंड वन वेंट्रिकल। इनका कैसे होता है? देखो भाई, हार्ट है, ये टिश्यूज है और ये गिल्स है। गिल्स क्या होता है? लंग्स की जब हमारा जो ऑक्सीजनेशन होता था वो कौन कराता था? लंग्स। मछली तो पानी में रहती है, उसके पास तो लंग्स होंगे नहीं, इनके पास क्या होता है? गिल्स होते हैं। तो ये जो गिल्स हैं ये क्या कराते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यूज को देते हैं। टिश्यूज ऑक्सीजन को यूज करती है, टिश्यूज जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट को देती है, और हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से गिल्स के पास भेजता है। गिल्स के पास जाता है, ऑक्सीजन आती है उसके पास, फिर से टिश्यूज के पास। ऐसे जो है इनका सिंगल सर्कुलेशन चलता रहता है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। अब हमारे कुछ होते हैं जानवर जिनके पास होता है थ्री चेम्बर्ड हार्ट, जो कि है हमारे एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स जो भी होते हैं उनके पास थ्री चेम्बर्ड हार्ट होता है। एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग, ठीक है, उसके पास थ्री चेम्बर्ड हार्ट है, दो एट्रिया वन वेंट्रिकल, टू एट्रिया एंड वन वेंट्रिकल। इनके पास कैसा हार्ट होता है? थ्री चेम्बर्ड हार्ट होता है। तो क्या होता है इनके में? देखो, जो हमारा राइट साइड होता है वो कौन सा ब्लड हमारा स्टोर करता था? हमारा डीऑक्सीजनेटेड। जो लेफ्ट होता था वो ऑक्सीजनेटेड। तो अब यहाँ पे क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड इसके पास है, ऑक्सीजनेटेड इसके पास है। अब जब वेंट्रिकल एक है तो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिल जाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ? मिक्सिंग ऑफ द ब्लड हो गई। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट्स मिक्स्ड। नाउ दे बोथ आर मिक्स्ड, so mixed blood is pumped throughout the body. Which blood is pumped? Mixed blood is pumped. कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, वो तो हमने अपने बारे में बात करी ली भाई, मैमल्स में होता है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। और किस में होता है? बर्ड्स में होता है, क्रोकोडाइल में होता है। क्रोकोडाइल इज एन एक्सेप्शन, क्रोकोडाइल इज अ रेप्टाइल बट इट हैज कंप्लीट फोर चेम्बर्ड हार्ट एंड हैज डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, ये एक एक्सेप्शन है। तो ये है हमारा पूरा हार्ट का, जो और ऑर्गेनिजम्स का जो हार्ट होते हैं उनके बारे में हमने बात कर ली। अब हम आते हैं डिसऑर्डर्स पे। हमारा हार्ट में कुछ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं कभी कभी। एक डिसऑर्डर है जो कि हम डेली लाइफ में रोज सुनते होगा, हाई ब्लड प्रेशर। बहुत लोगों को दिक्कत होती है, बीपी बढ़ा हुआ है, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है? ज्यादातर एंजाइटी, स्ट्रेस, इन सब की वजहों से होता है, पर इसके और भी कारण हो सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर के। ठीक है, तो ये क्या होता है भाई? किसी भी चीज का अगर तुम प्रेशर बढ़ा दो, ब्लड प्रेशर क्या होता है? जो आपकी वॉल्स की है, कैपिलरी की जो वॉल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उन पे कितनी तेज ब्लड जो है स्ट्राइक कर रहा है, वो उसका ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो आपका कितना तेज है। तो ये क्या होगा? अगर ब्लड फ्लो को बहुत बढ़ा दो तो जो हमारी किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है, वाइटल ऑर्गन्स हैं, ये सब, इनके क्या होगा? इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो इनको प्रेशर पड़ेगा तो भाई दिक्कत हो जाएगी। तो हाई ब्लड प्रेशर इज अ डिसऑर्डर, इसको हम हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की रेंज कितनी होती है? 140 to 90 होती है। 140 सिस्टोलिक, 190 इज द लोअर ब्लड प्रेशर, दैट इज डायस्टोलिक। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 होता है, ये नॉर्मल होता है। पर 140/90 इज हाइपरटेंशन, दैट इज हाई ब्लड प्रेशर। ऑल्दो हम 140/90 को आज भी हाइपरटेंशन नहीं मानते हैं डे टू डे लाइफ में, बट एनसीईआरटी यही डेटा मेंशन करती है, तो इसी डेटा को आपको याद रखना होगा। मेजर्ड बाय, कैसे मेजर होता है? इट इज मेजर्ड बाय स्फिग्मोमैनोमीटर। वो जो नहीं होता ऐसे दबा दबा के डॉक्टर मेजर करता है, सो इट इज मेजर्ड बाय स्फिग्मोमैनोमीटर। फिर आते हैं हमारे तीन टर्म्स। इन तीन टर्म्स को समझने में तो हार्ट फेल हो जाता है। तो देखो तीन टर्म्स क्या है? हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर एंड कार्डियक अरेस्ट। तो हार्ट अटैक क्या होता है? देखो, हार्ट अटैक में इसको हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। तीनों में डिफरेंस है। लोग कॉमन लैंग्वेज में हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट को एक ही बात बोलते हैं, नहीं, इन तीनों में डिफरेंस होता है। हम बायो के स्टूडेंट्स हैं तो हमें ये डिफरेंस पता होना चाहिए। हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट को अटैक पड़ना, मतलब हार्ट जो है वो सडनली डैमेज हो जाए। हार्ट की जो मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स से, एंटायर हार्ट इज मेड ऑफ कार्डियक मसल्स, तो वो कार्डियक मसल्स में क्या हो जाए? कुछ डैमेज हो जाए, और वो जब डैमेज हो जाएगा तो हार्ट हमारे ब्लड सप्लाई को जो पंप करता है, वो ब्लड सप्लाई कैसी हो जाएगी? वो रुक जाएगी, और इसी को हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं। अब तुम अगर एग्जाम में फेल हो जाओ तो तुम्हारी गलती होगी ना। तो वैसे ही जो है हार्ट फेलियर, मतलब हार्ट अपने काम करने में फेल हो गया। तो हार्ट का काम क्या था? ब्लड को पंप कराना, तो मतलब वो अपने ब्लड को पंप कराने में फेल हो गया, इसको क्या बोलेंगे? हार्ट फेलियर। कार्डियक अरेस्ट क्या बोलेंगे? पुलिस आके किसी को अरेस्ट कर लेती है, पुलिस आके क्या करती है? अरेस्ट कर लेती है, हाथ में हथकड़ी पहनाती है, पैर में हथकड़ी बनाती है, वैसे ही हाथ जो हमारा दिल है उसको भी हथकड़ी पहना दी गई, ऐसे समझ लो।
तो क्या हुआ, वो धड़कना बंद हो जाएगा। किसी को भी बांध दोगे तो वो धड़केगा कैसे? तो अगर हार्ट को अगर बांध दिया गया तो वो धड़क ही नहीं पाएगा। सो इट इज कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ द हार्ट बीट, इट इज द कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ द हार्ट बीट। और जो हमारा हार्ट फेलियर है वो क्या हुआ, वो अपने काम करने में फेल हो गया। हार्ट फेल्ड इन हिज एग्जाम। व्हाट वाज हिज एग्जाम ऑल अबाउट? टू पंप द ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो हार्ट फेल्ड इन दैट। और इसका सबसे बड़ा मेजर सिम्टम क्या होता है? किसी को भी हार्ट फेलियर आने वाला होता है ना, थोड़ी देर पहले उससे देखो मूवीज में दिखाते हैं, बहुत ही कंजशन होता है लंग्स में और सांस नहीं आती है ना। तो कंजेस्टिव हार्ट को भी हम हार्ट फेलियर बोलते हैं। कंजेशन ऑफ द लंग्स इज द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिसऑर्डर। और हमारा क्या था? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या था हमारा? हार्ट अटैक में क्या होता था? हार्ट मसल सडनली डैमेज हो जाती है, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई होती है, तो उसको अटैक पड़ जाता है, उसको झटका लग जाता है कि यार भाई मेरे मसल्स को क्या हो गया, तो उसको क्या लगता है? अटैक पड़ जाता है, उसको झटका पड़ जाता है। ये हो गए हमारे 3 टर्म्स। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज को हम एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस टर्म पे ध्यान देना। एथेरोस्क्लेरोसिस 3 टर्म्स होते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टियोस्क्लेरोसिस, आर्टियोरोलोस्क्लेरोसिस। अब इसमें डिफरेंस है तीनों में, पर आपके सिलेबस में सिर्फ एथेरोस्क्लेरोसिस है, तो हम सिर्फ एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में बात करेंगे। पर स्पेलिंग पे ध्यान रखना, एग्जामिनर खेल कर जाएगा स्पेलिंग से और आपको लगेगा कि ये तो सेम वर्ड्स लिखे हैं। तो ये है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो ये देखो हमारी क्या है, ये एक नॉर्मल आर्टरी है। क्या है ये? नॉर्मल आर्टरी है। नॉर्मल आर्टरी का ल्यूमन ऑलरेडी नैरो होता है, हमें पता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, इसके ल्यूमन में कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन हो जाता है। किसी भी चीज को अगर भर दोगे किसी चीज के अंदर तो क्या होगा, उसका ल्यूमन ऑलरेडी नैरो था और ज्यादा नैरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। दूसरा डिजीज है वो है एंजाइना पेक्टोरिस। ऐसे सुना होगा कहते हुए, एंजाइना का पेन है। व्हाट इज दिस एंजाइना? एंजाइना इज द पेन इन द चेस्ट, दैट्स एक्यूट पेन, बहुत ज़्यादा पेन होता है इन द चेस्ट। सो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जो मसल्स हैं उनको इनसफिशिएंट ऑक्सीजन पहुंच रही है। उनको जो है हार्ट मसल्स को, जो कि हमारी कार्डियक मसल्स हैं, उनको क्या हो रहा है? इनसफिशिएंट ऑक्सीजन पहुंच रही है। जितनी ऑक्सीजन वो चाहती हैं उनको उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। और ये किस में देखने को मिलता है? ये हमारा मिडिल टू अर्ली एजेड पीपल में ज़्यादा देखने को मिलता है, बच्चों में नहीं मिलता। क्यों बच्चों में नहीं मिलता? बिकॉज चिल्ड्रन हैव मोर फिजिकल एक्टिविटीज। यस, सो वन रीजन ऑफ दिस कैन बी CAD. What was this CAD? CAD was the coronary artery disease which we talked about right now. तो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज में क्या होता था, कुछ चीज़ों का आपके फैट्स हो गए, कोलेस्ट्रॉल हो गया, उन सब का क्या होता था? आर्टरी के ल्यूमन में डिपोजिशन हो जाता था। तो बस वही चीज़ है। एंजाइना का एक रीज़न कहा गया है NCERT ने कि एंजाइना का एक रीज़न, आपके पेन में, आपके चेस्ट में पेन हो रहा है तो एक रीज़न उसका CAD भी हो सकता है। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस चैप्टर. Hope you like this video, and please do hit the subscribe button if you are new to this channel, and if you like the content and you want more content to be posted, so please like the video and comments down below. I do read all your comments and I like reading them all. Thank you.